गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 4 सितंबर 2024 के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। हाँ, जानती हूँ आज मेरा चेहरा आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। पिछले 3 दिनों से लगातार वीडियो लेट भी आ रही है थोड़ा सा, और हम देख पाते हैं कि कैसे मैं भी जो हूँ 2 दिन से आप लोगों को दिखाई नहीं देती हूँ। मुझे पता है कि अगर आप सामने से मुझे देखेंगे तो आप लोगों को समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऐसा होता ही है। लेकिन आप लोगों को ये भी समझना होगा कि जब मैं ये सारे काम करती हूँ तो मुझे आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा चाहिए होता है आप लोगों के लिए, एडिटिंग वगैरह करने के लिए, आपको देने के लिए। अब क्योंकि हमारे पास में अब इतना समय नहीं है, क्योंकि 3 दिन पहले यूजुअली जो वीडियो 5 से 6 बजे के बीच में आ जाती थी, लेकिन हम देखेंगे कि कैसे 3 दिन से जो वीडियो की टाइमिंग है वो थोड़ी सी लेट हो रही है। इसके पीछे का कारण मैंने आप लोगों को तभी भी बता दिया था कि कैसे जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो 1 दिन टाइम पे नहीं आ पाया। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे भी अदर शेड्यूल्स होते हैं, मुझे उनको भी फॉलो अप करना होता है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि एक काम नहीं हुआ तो मैं दूसरे को उसके पीछे छोड़ती चलूँ या आगे बढ़ाती चलूँ। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। खैर, कल से मैं पूरी कोशिश करूँगी, बल्कि मुझे पूरा इस बात पे यकीन है कि आप लोगों को सुबह जो वीडियो है वो टाइम पे मिलेगी और अच्छे से मिलेगी, जैसे प्रॉपर वीडियो मिलती है। बाकी आज का न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा पढ़ने के बाद में। इतने अच्छे प्यारे प्यारे आर्टिकल्स आज आए हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। हम आज के दिन से ही शुरुआत करेंगे। आज है 4 सितंबर। आज का दिन जो है वो एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं दादा भाई नारोजी जी को, या उनका बर्थडे भी था तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, इसके पीछे कारण हो जाता है यूपीएससी का सिलेबस। क्योंकि मैं पूरा न्यूज़पेपर आपको यूपीएससी के सिलेबस के आधार पर ही पढ़ाती हूँ। तो देखिए, जीएस पेपर 1 में हमें पढ़नी होती है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर साफ साफ यूपीएससी ने सिलेबस में जीएस पेपर 1 में लिखा हुआ है कि पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो भी आपको पढ़नी है, फेमस पर्सनैलिटीज़, और उनके ऊपर कभी भी सवाल पूछा जा सकता है, खासकर मेंस में। रही बात प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में भी तो सवाल आ ही सकता है ना, क्योंकि उसमें भी यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पे पहले भी लिखा हुआ था और पहले भी ऐसे सवाल आए हुए हैं। नाउ अब हम शुरुआत करते हैं आज की हमारी पर्सनैलिटी की। ही इज़ दादा भाई नारोजी। जन्म इनका होता है 4 सितंबर 1825 के अंदर, और 30 जून 1917 में इनका देहांत हो जाता है। हम देख पाते हैं कि ये काफ़ी कम समय के लिए हम लोगों के साथ रहे, भारत में रहे, लेकिन जितने समय के लिए रहे उतने समय के लिए एक गाइडेंस के रूप में यहाँ पर सब लोगों को राह दिखाते रहे थे। क्या क्या इनके यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहे हैं, चलिए उनको एक एक करके समझते हैं, ताकि अगर मेंस में सवाल आए तो आप लोगों के पास लिखने को काफ़ी मटेरियल होना चाहिए। हम देखते हैं कि इंडिया की इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में से एक थे दादा भाई नारोजी। अब ये जो थे, ये यहाँ पर जेरोस्ट्राइन जो रिलीजन होता है, जिसका मतलब हिंदी में पारसी धर्म होता है, उससे बिलोंग करते थे। थोड़ा सा इनके बारे में इसलिए बता देना चाह रही हूँ क्योंकि इन्होंने काफ़ी सोशल रिफॉर्म भी किया था। राजनीति में तो इन्होंने बेशक रिफॉर्म किए और यहाँ पर अपनी गाइडेंस दी, लेकिन इन्होंने जो सोशल रिफॉर्म किए थे, जो पारसी धर्म है, अब पारसी शब्द से आप लोग समझ पाएंगे कि ये धर्म कहाँ से निकला होगा। ये माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, बल्कि जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूइज़्म, ये सारे के सारे धर्म इसी धर्म में से निकले हुए हैं, इन्हीं की ब्रांचों में से वो बाहर निकले। हालांकि आज वो एक अलग रिलीजन बन चुके हैं, लेकिन एक समय पे लोग क्या होते थे, वो सब पारसी जूरिस्ट यहाँ पर रहा करते थे। बात करते हैं तो पारसी, पारस जो है ये पर्शिया शब्द जो आपने इंग्लिश में सुना होगा वहाँ से निकल कर आया है। अब पर्शिया जहाँ के आज का ईरान है, वहाँ पर कभी होता था पूरा का पूरा ईरान, और कुछ भाग उसमें इराक के और सराउंडिंग एरिया के भी आते थे। आप लोग आज भी नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया के रीजन की, तो देख पाएंगे कि यमन, ओमान और कतर के रीजन के ऊपर इधर का जो वोटर बॉडी है पूरी पूरी, और यहाँ पे ईरान आ जाता है। ये वोटर बॉडी भी पर्शियन गल्फ के नाम से आज भी जानी जाती है। तो ये पर्शियन गल्फ आप समझ पाए होंगे अभी कि हम क्या बात कर रहे हैं, और कैसे वहाँ से ये इनका जो पूर्वज रहे होंगे उनका कभी रिश्ता रहा होगा।
बात करते हैं तो इन्होंने सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार के अंदर सबसे पहले तो इस धर्म से ही शुरुआत की, क्योंकि यहाँ पर एक ही भगवान को माना जाता है, जैसे कि और अदर रिलीजन आप देखेंगे। हिंदुइज्म ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर मल्टीपल गॉड्स हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे धर्मों की जहाँ पर यहाँ पर एक ही भगवान को माना जाता है, जिसमें इस्लाम आ जाता है, जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी आ जाती है, जिसके अंदर ज्यूइज्म आ जाता है, वहाँ पर थोड़ी सी जो टेंडेंसी है, वैसा मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं किसी के खिलाफ जाना चाह रही हूँ, जस्ट ये एवरेज जो सर्वेस वगैरह होते हैं और स्टडीज़ हैं, उनका ये मानना है कि वहाँ पे जो थोड़ी सी अक्रमता होती है वो थोड़ी ज़्यादा होने की उम्मीद हो जाती है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब ये सोशल रिफॉर्म करने लगे तो सिंप्लिसिटी पे वापस ध्यान दिया। इन्होंने सबको समझाया और एक रहनुमाई मज़ादशान सभा का निर्माण किया। रहनुमाई मज़ादशान जो सभा थी उसका काम ही ये था कि ये जो धर्म है वो सिंप्लिसिटी यानी कि साधारणता और प्योरिटी यानी कि पवित्रता, इन दो चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है और इसी को हमें आगे लेकर जाना है। क्योंकि कभी भी इतिहास में अगर आप जाके देखेंगे ना, तो ये धर्म जो है इनकी स्थापना हमें सद्बुद्धि देने के लिए हुई है, हमें एक रास्ता दिखाने के लिए की गई थी और बहुत ही बड़े अच्छे चिंतक जो होते थे उस समय के, उस काल के, उन्होंने इनको स्थापित किया था। समय के साथ साथ काफ़ी सारी रूढ़ियाँ इनमें आकर मिल जाती हैं, जिनकी वजह से इनका जो अर्थ होता है वो बिगड़ जाता है। अब हमने हिंदुइज्म में भी इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स देखा है, हालांकि इनके जो सोशल रिफॉर्म्स थे वो भी इंडिया में ही हो रहे थे। तो जब हिंदू धर्म की बात होती है तो हमने उसमें सती जैसे कुप्रथा को देखा है, जिसको हटाया गया। फिर हम कास्ट सिस्टम को देख पाते हैं। तो हर धर्म के अपने कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स हमें हमेशा आगे लेकर चलना चाहिए और जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनमें सुधार कर देना चाहिए, और सुधार हमेशा पहले खुद से होता है और उसके बाद अपने परिवार से, अपने समाज से, अपनी कम्युनिटी से करते हुए आगे ये बढ़ता है। कुछ ऐसा ही इन्होंने भी दर्शाया और सिखाया। इनकी आइडियोलॉजी की बात करें तो हम देख पाएंगे कि इनका जो सबसे अहम और सबसे बड़ा योगदान रहा है भारत के लिए वो रही है इनकी एक किताब। इन्होंने 1901 में एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो किताब है ना, इसको आप लोग अभी लिख लीजिए, कहीं पर भी अगर आप लोगों ने इसका नाम नहीं भी सुना है तो भी आप इस बुक को लिख के रख लीजिए कि इन्होंने इसको दिया था। क्योंकि यहीं से जो हमारे अंदर एक खिलाफत है ब्रिटिश रूल को लेकर वो शुरू हुई थी। वो कहाँ से शुरू हुई? 1901 में जब इनकी बुक आती है और इस बुक के अंदर ये पहली बार ड्रेन थ्योरी का यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ड्रेन थ्योरी का क्या मतलब था? देखिए, ड्रेन थ्योरी का मतलब था धन को ड्रेन की तरह बहा कर लेकर जाया जा रहा है भारत से, और भारत में जो गरीबी है वो ब्रिटिशर्स की वजह से है। क्योंकि इससे पहले आप लोगों को पता है ना कि एक थ्योरी और है, वाइट मैन बर्डन। वाइट मैन बर्डन जो है उसमें यहाँ पर हमेशा अंग्रेज दिखा रहे थे कि हम लोग तो बहुत ही सभ्य इंसान है, सिविलाइज्ड इंसान है, और हम लोग तो यहाँ पर जो अनसिविलाइज्ड है उन लोगों के लिए अपनी बेस्ट करने के लिए आए हैं, उनको सिविलाइज्ड करवाने के लिए कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब आप किसी को इस प्रकार की बातें बोलते हो और आप अथॉरिटी ऑफ पावर के अंदर हो तो दूसरा इंसान भी उसके ऊपर यकीन करना शुरू कर देता है। और इंडियंस में भी हमें ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख पाएंगे कि 1901 से पहले कोई भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ में ऐसे पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाकर इतने बड़े लेवल के ऊपर आकर लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वो कोऑपरेशन चाहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटेन की यहाँ पर पावर है वो बेशक बनी रहे, ऑटोनॉमी हमें बेशक ना दी जाए, लेकिन आप जो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज बना रहे हैं उसमें पार्टिसिपेशन करवा दीजिए, बस इतना ही हमें चाहिए। तो ये यहाँ पर हम देख पाते थे। लेकिन जब दादा भाई नौरोजी 1901 के अंदर अपनी ड्रेन थ्योरी देते हैं, और ये ड्रेन थ्योरी क्या है मैं आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि इन्होंने भी खुद में ड्रेन थ्योरी समझा कैसे। इनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कर लेते हैं।
देखिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जब हम बात करते हैं तो ये जो थे ये पहले ऐसे एशियन बने थे जो कि ब्रिटिश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। बिल्कुल सही सुना आपने। इन्होंने लिबरल मेंबर किसे यहाँ पर इलेक्शन लड़ा ब्रिटेन में, और ये ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं 80s 90s की। फिर वापस ये आ जाते हैं इंडिया में, और इंडिया ने आने के बाद इन्होंने इंडिया के अंदर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही थी तब ये उनमें एज एक फाउंडिंग मेंबर की तरह अपना अहम योगदान देते हैं। और उसके बाद कई सारे जब इसके सेशन होते हैं तो उन पे एज अ प्रेसिडेंट की तरह प्रिसाइड भी करते हैं। तो इनको काफ़ी जो रूल था ब्रिटेन का वो भी समझ में आ रखा था। इंडिया में आके इन्होंने यहाँ की स्थितियाँ भी देखी। जब ये यहाँ पर आकर इंडिया की स्थिति देखते हैं तो इसके बाद में ये पहली इंडिया की पॉलिटिकल एसोसिएशन को एस्टैब्लिश करते हैं जो कि जानी जाती है बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से। उसके बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जो कि 1866 में लंदन में की गई थी। और उसके बाद में आप इनकी पूरा पॉलिटिकल थ्योरी अभी तक मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अब हम समझेंगे ड्रेन थ्योरी को, जो कि एक इकोनॉमिक थ्योरी हो जाती है। इन्होंने समझाया कि आज जो हमारा नज़रिया बना हुआ है कि ब्रिटिशर्स जो थे यानी कि जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया को लूटा था, वो इसी थ्योरी की वजह से बना था। और ये थ्योरी बता रही थी कि यहाँ पर दो तरीके के देश हैं। एक देश होती है मदर कंट्री यानी कि जो कि ब्रिटेन है, और जो दूसरे देश हैं दुनिया में जिनके ऊपर उपनिवेशवाद को फैलाया जा रहा है, कॉलोनिज्म को फैलाया जा रहा है, वो सारी की सारी कंट्री क्या है, वो केवल और केवल रॉ प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, कच्चे माल के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और वहाँ पर जो डेवलपमेंट किया भी जा रहा है, बहुत खुश मत हो जाओ, तुम्हारे यहाँ पर अगर ट्रेन बना भी दी गई है तो वो ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स को ढोने के लिए बनाई गई है, जिसको रिसोर्स कर्ज के नाम से भी हम यहाँ पर जानते हैं कि एक जगह पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर ना तो डेवलपमेंट ज़्यादा है और ना ही हम वहाँ पर ज़्यादा खुशियों को भी देख पाते हैं। रीज़न यही इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो कच्चा माल है उसको लेकर जाया जाता है ब्रिटेन के अंदर। और क्योंकि ब्रिटेन में आधुनिकीकरण के साथ साथ में औद्योगिकरण भी आ गया था, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ गई थी, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ से मैन्युफैक्चर की जाती है और मैन्युफैक्चर करके चीज़ों को वापस इंडिया में बेचा जाता है, या फिर अदर जो मार्केट है कॉलोनीज़ है उनमें बेचा जा रहा है। और इस वजह से इंडिया बेशक इनके रूल के अंडर में है, स्टिल लगातार गरीब होता जा रहा है। तो जो सोने की चिड़िया वाली बात हमने बाद में जाकर हमारे नेशनलिस्ट जो हिस्टोरियन थे उन्होंने भी उठाई, और इन्होंने भी दिखाया कि एक समय पे इंडिया पहले भी फॉरेन रूल्स के नीचे रहा है। पहले भी इंडिया में दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल्स को हम देख पाएंगे, ये सब आए हैं, लेकिन वो यहाँ का भाग बनकर रह गए और इसी वजह से वो यहाँ के होकर रह गए थे। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, तो वो कभी भी इंडिया के बने ही नहीं, क्योंकि उनको अपनी मदर कंट्री के लिए काम करना था। और इसके बाद में जो रिवोल्यूशन आया, जो क्रांति आई, वो हम देख पाएंगे, उसमें और भी नामों को हम पढ़ पाएंगे। इसके बाद गांधी जी भी जो है वो इंडिया में आते हैं, इसके बाद हम जवाहरलाल नेहरू को भी देख पाते हैं, इसके बाद हम अली जिन्ना को देख पाते हैं, मोहम्मद अली। तो ये सब एक समय पर साथ में मिलते हैं और फिर जाकर कहीं ना कहीं सीधा मुंह यहाँ पर 1920 के आसपास में लड़ाई इनकी हो जाती है कि अब हमें क्या करना होगा, अन ब्रिटिश करना होगा, यानी कि ब्रिटिशर्स का जो रूल है उसको इंडिया से ख़त्म करना होगा। तो ये आप समझ पाएंगे। और अब मैं आशा करती हूँ कि मैंने आप लोगों को इतना ज़रूर समझा दिया होगा कि मेंस के ऊपर अगर आप लिखने बैठेंगे तो एक 10 नंबर का या 15 नंबर का जो सवाल आता है उसमें आपके पास भरपूर यहाँ पर लिखने को बातें होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या खूबसूरत आर्टिकल आज का हमारे पास है, जो कि बात कर रहा है इंडिया की पैरा ओलंपिक की अचीवमेंट्स की। पैरा ओलंपिक के अंदर भारत की जो रैंक है वो 14th नंबर पे आ चुकी है, और हमारे टोटल 14 मेडल जो है वो कल तक आ चुके थे, और आज हम देखेंगे कि कैसे 15वां मेडल भी आ चुका है। एक ही दिन में हमने 7 मेडल्स को जीता, और ये खुशी बिल्कुल जाहिर के भी ज़्यादा है। आप लोग सोच पाएंगे कि मैम हम अभी भी 14th रैंक के ऊपर है, मेडल हमारे
जो है वो 15 ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी और भी संभावनाएं है, शायद 20 भी आ जाए और हम फिर थोड़ा ऊपर बढ़ जाएं, हम टॉप 10 के अंदर भी आ सकते हैं। लेकिन पैरा ओलंपिक में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी हमने इतने सारे नामों को जानते क्यों नहीं है। और आप लोगों की तो कम्युनिटी है ना, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कैसे बैडमिंटन के अंदर शीतल देवी जो है वो यहाँ पर मेडल इंडिया के लिए लेकर आ चुकी हैं। आर्चरी में आप देखेंगे यहाँ पर, सॉरी मैंने बैडमिंटन बोला, ये क्या करती हैं, आर्चरी करती हैं। इसके बाद आप प्रीति को देखेंगे, इन्होंने रनिंग के अंदर पहले एक 100 मीटर के स्प्रिंट में लेकर आई और फिर 200 मीटर में भी ये लेकर आई, यानी एक ही ओलंपिक में रनिंग के अंदर इन्होंने दो मेडल जो है वो प्राप्त कर लिए, दोनों ब्रॉन्ज मेडल है। नितेश और सुमित को देखेंगे जिनको गोल्ड मेडल यहाँ पर मिल चुके हैं, क्योंकि इंडिया के पास में 3 गोल्ड मेडल जो है वो हो चुके हैं। हालांकि ओलंपिक के अंदर हम ये नहीं कर पाए थे, लेकिन पैरा ओलंपिक में देखिए एक नहीं 3 गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं। और अब एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सदस्य हैं पैरा ओलंपिक कम्युनिटी के, चलिए इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पैरा ओलंपिक में नहीं खेल रहे हैं बल्कि सुहास जो है वो एक IAS ऑफिसर भी हैं। बिल्कुल जो आप लोग जीवन में बनना चाह रहे हैं ये इन्होंने करके दिखा दिया है। पहले ये सिविल सर्वेंट है जिन्होंने इंडिया को पैरा ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया था 2016 के अंदर, और फिर हम देखते हैं कि कैसे 2020 में भी जो इनका मेडल है वो आता है। और इस साल भी इन्होंने सिल्वर मेडल बैडमिंटन के अंदर लेकर अपने नाम पर इस खिताब को ले लिया है। आशा करूंगी कि आप में से कुछ लोग भी खिलाड़ी होंगे या जीवन में आगे परस्यू करने की सोच रहे होंगे, तो इनसे आप लोग प्रेरणा जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं और हमारे देश का नाम जो है वो गौरवान्वित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इंडिया की रैंक देख लेते हैं पैरा ओलंपिक के अंदर। तो देख पाएंगे इंडिया 15th से 14th नंबर पर आ चुका है। साउथ कोरिया को हम पीछे छोड़ चुके हैं, हमसे ऊपर अभी भी है, लेकिन चाइना अभी रैंक के ऊपर है 1 के ऊपर, जो कि है 93 मेडल्स के साथ में 45 गोल्ड मेडल ऑलरेडी इनके आ चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर रैंक 2 पे है, जो कि टोटल 57 मेडल्स अभी तक ला चुका है। और यूनाइटेड स्टेट USA यहाँ पर रैंक 3 के ऊपर है विद 45 मेडल्स। इंडिया की रैंक देखें अगर हम ओलंपिक के अंदर, तो ओलंपिक में देख पाएंगे कि इंडिया की जो रैंक है वो 71 रैंक थी और टोटल हमारे 5 मेडल जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल आए थे और 1 सिल्वर मेडल आया था। और हम देख पाते हैं कि 6 मेडल हमारे केवल इंडिया में देखने को मिले थे, जो कि अभी तक का वन ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस हम ओलंपिक में देख पाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मेडल हमारे कभी आए भी नहीं है। यानी कि ओलंपिक में हमारी दुर्दशा तो हमें पता ही है। कई दिनों से ओलंपिक चल भी रहा है, ओलंपिक समझाया क्या होता है, फिर मैंने समझाया कि ओलंपिक में हमारी इतनी बुरी दशाएं क्यों हैं, फिर मैंने समझाया कि इंडिया ओलंपिक होल्ड भी करना चाहता है 2036 के अंदर, क्या हम उसके अभी लायक हैं, क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ है, फ़ायदे नुकसान हमने सब कुछ डिस्कस किए। लेकिन अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को एक को भी इस नामों को जिनको मैंने अभी बताया उनके बारे में पहले से पता था। लेकिन हमें ओलंपिक के जो मेडलिस्ट होते हैं उनकी तो बहुत ही चर्चा सुनने को मिलती है, आपके पास में अगर गिनाएंगे तो बहुत सारे नाम अभी भी मिल जाएंगे। तो ये भेदभाव क्यों कंट्री के अंदर है और क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आप लोगों को एक अलग से 10 मिनट की वीडियो 15 मिनट की वीडियो दूँ, सो दैट आप लोग भी गहराई से समझो। और अगर ऐसा टॉपिक, क्योंकि स्पोर्ट्स ओलंपिक हो रहा है, इंडिया अभी होल्ड करने की सोच रहा है, यूपीएससी में स्पोर्ट्स से बेशक सवाल ना आते हो, लेकिन मेंस के अंदर अब सवाल आने की संभावना पूरी है करंट अफेयर की वजह से। तो आपका एक पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो मैं कवर करवाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम इसमें इस पार्ट को छोड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए देखते हैं कि ओलंपिक में यूएसए रैंक 1 पर रहा 2024 में, टोटल 126 मेडल इनके रहे, जिसमें से 40 मेडल गोल्ड मेडल थे। चाइना दूसरी रैंक पे रहता है, हमारा पड़ोसी देश है, और हमेशा ही आप देखेंगे कि चाइना जो है वो टॉप 3 टॉप 4 के अंदर रहा ही रहा है। चाइना को देखेंगे, कंपेयर करेंगे क्या हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, और देख पाएंगे कि चाइना के भी 40 गोल्ड मेडल यहाँ पर आए और टोटल 91 मेडल के साथ में चाइना पेरिस 2024 के पर यहाँ पर रैंक 2 पर रहा। तीसरे पर रहता है जापान, जिसके टोटल 45 यहाँ पर मेडल्स जो थे वो आए थे। इंडिया से ऊपर काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ थी, जैसे कि ईरान को हम देख पाते हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सारी कंट्रीज़ को हम देख पाते हैं कि ये इंडिया से ऊपर ओलंपिक में भी रही थी।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। देखिए बहुत सारे बच्चे मुझे पता है मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, तो वो लोग कुछ समय के लिए स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो आज नए आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस आप लोगों को करवाती हूँ। आई नो थोड़ा सा लेट है बताना, अब तक आपको ये समझ में आ ही गया होगा, लेकिन हमारे वीडियो का जो है वो ऐसे ही नहीं चलती है। इसको अलग अलग भागों में मैंने बांटा हुआ है और भागों में बांटने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है जो कि है यूपीएससी एंड यूपीएससी की नीड्स, उसके सिलेबस के आधार के ऊपर। यूपीएससी करंट अफेयर से एक्चुअली के अंदर में बहुत सारे सवाल निकालता है, क्योंकि करंट अफेयर ही माना जाता है कि स्टैटिक आप आराम से पढ़ के 7-8 महीनों में कवर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है स्टैटिक को पढ़ना। लेकिन 70 से 80% अब जो एग्ज़ाम होगा वो होगा करंट अफेयर के बेस्ड पे, क्योंकि 70 से 80% का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उस पैटर्न के अंदर यहाँ पर समझा जाता है कि आपने जो पढ़ लिया क्या आपको उसमें समझने की और उसको अप्लाई करने की बुद्धि है या नहीं है, क्योंकि जॉब के अंदर जाकर आराम नहीं करना होता है, काम करना होता है और बहुत काम करना होता है। तो उसी लिए आपका पहले प्रचुर तरीके से बिल्कुल आप लोगों को जांचा जाता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि देखिए सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। आपको अच्छा लगा हो अभी तक, अगर आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों बात के लिए छोड़ना है, फिर भूल जाएंगे, फिर मैं मिलूंगी नहीं, जबकि मैं इससे बहुत अच्छी वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। मैं रोज़ सुधार कर रही हूँ और करती ही जाऊँगी जब तक आप लोगों को में से बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि देखिए इसके बाद हम करते हैं प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या होता है, प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ करंट अफेयर के नज़रिए से, उसी को मैं आपसे पूछती हूँ ताकि मुझे भी पता चले और आप लोगों को भी पता चले कि आप कितने बानी के अंदर हैं, आपने कितने ध्यान से वीडियो जो है वो सुनी थी। अगर ध्यान से सुनेंगे तो मैं बहुत डिटेल में जाकर ही पढ़ाती हूँ, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप 300 दिनों तक 350 दिनों तक लगातार इसको सुनेंगे तो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास में और आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। हाँ, हो सकता है कि 1-2 फैक्ट आप भूल जाए, लेकिन जो आपने समझा है वो ज़रूर आपको याद रहेगा, जो आपको बहुत ही यहाँ पर हेल्प करेगा पेपर में। इसके बाद हम मेन से रेलिवेंट जितनी खबरें होती हैं उसको स्टैटिक के साथ में जोड़कर पढ़ते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि न्यूज़पेपर के अंदर उतना सब कुछ नहीं दिया होता है, लेकिन फिर मेरा होने का फ़ायदा क्या, पढ़ तो आप कहीं से भी सकते हैं, सीख तो आप किसी से भी सकते हैं, लेकिन मेरा अगर मैं यहाँ पर आकर आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा मानना ये होता है कि मैं उस बच्चे को भी पढ़ाना चाहती हूँ जिसने अभी तक यूपीएससी का सिर्फ नाम सुना है, जिसने अभी तक यूपीएससी के बारे में स्टैटिक का कोई भी सिलेबस नहीं किया है। तो उसको पता होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो आप बहुत सारे आर्टिकल्स को समझ ही नहीं पाओगे। तो इसी वजह से क्या हो जाता है कि मेंस में मैं स्टैटिक को भी मिलाकर आपको पढ़ाती हूँ। इसके बाद हम प्रीलिम्स की न्यूज़ करते हैं, जो भी फैक्चुअल न्यूज़ें होती हैं मोस्टली हम कवर करते हैं। फिर बात आती है मैपिंग की। मैपिंग बीच बीच में जो भी मैपिंग की बातें होती हैं वो हम करते हुए चलते ही हैं, लेकिन लास्ट में फिर से हम एक मैपिंग की न्यूज़ ज़रूर करते हैं, क्योंकि इसके पीछे का एक और कारण है कि प्रीलिम्स के अंदर मैपिंग जो है उससे सवाल काफ़ी देखे गए हैं। दूसरी बात यह है कि मेंस में भी अगर आप अपने आंसर में मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपके आंसर में 1-2 नंबर एक्स्ट्रा आने की जो उम्मीद है वो हो जाती है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और वोकैबुलरी के साथ, अब ये जो वोकैबुलरी है ये मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, उनके सजेशन के बाद में वोकैबुलरी के साथ में हम कंसेप्ट को समझते हुए यहाँ पर वीडियो का अंत करते हैं। शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में। आपको बताना है नमस्ते स्कीम के बारे में कि इनमें से कौन सी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट दी गई है नमस्ते स्कीम। आपको पता ही है कि स्कीम से कितने सवाल आ जाते हैं और इस साल के प्रीलिम्स में तो ऑलरेडी 6 से 7 सवाल जो थे वो केवल और केवल स्कीम्स के ऊपर थे। ज़रूरी नहीं है हर साल ही आए, हो सकता है किसी साल एक भी सवाल ना आए और हो सकता है कि किसी साल में जैसे अभी आप देखेंगे कि 6-7 भी आ जाए। तो हम ये तो बिल्कुल ही सोचेंगे कि हम इनको स्किप कर सकते हैं, राइट। हम सोचेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या क्या इनके अंदर होता है। तो नमस्ते स्कीम यानी कि नमस्ते नीति की बात यहाँ पर हो रही है और कहा जा रहा है पहले स्टेटमेंट में कि इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी स्कीम जो आई है वो क्या है और किसके द्वारा लाई गई है।
ठीक है। नंबर 2 स्टेटमेंट जो है वो कह रही है कि प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फॉर मशीनाइज्ड क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। देखिए जल्दी से मुझे आप इसका आंसर बता दीजिए, तब तक मैं आपको समझाती हूँ कि मशीनाइज्ड क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक का यहाँ पर मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है स्वीपिंग की, यहाँ पर बात हो रही है कि जो सफाई होती है गड्ढों की, नालों की, और जो ह्यूमंस यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग जिसको बोला जाता है, जब वो मैनुअली नीचे जाकर उनके अंदर जाकर उनकी सफाई करते हैं, तो एक तो ये काम वैसे ही थोड़ा कम माना जाना चाहिए ह्यूमंस के लिए, क्योंकि इससे उनकी हेल्थ डिग्रेड होती है। वहाँ पर काफ़ी सारा वेस्ट होता है, वेस्ट के अंदर हम देख पाएंगे कि बहुत सारी गैसेस उत्पन्न हो जाती हैं और कई सारे मौक़ों पर लोगों की डेथ हो चुकी है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए भारत में बहुत ही पहले कानून आ चुका है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो इंडिया के अंदर इलीगल है। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ऐसा काफ़ी सालों पहले हो चुका है, लेकिन अभी तक ठीक तो कोई भी चीज़ें नहीं हुई। आज के समय पे भी आप जाकर रोडों पे अगर सही में देखेंगे तो देख पाएंगे कि कैसे कोई एक ह्यूमन होगा जो कि कम पढ़ा लिखा है, इलिटरेट है, और अपने जीवन को पॉवर्टी से निकालने के लिए वो क्या कर रहा है, मैनुअली किसी गड्ढे के अंदर या मैनुअली खुद ही उतर कर सफाई जो है वहाँ की कर रही है। सो उसको रोकने के लिए, अब वो प्रिवेंट तो हम कानून की से भी नहीं कर पाए, उसको रोकने के लिए क्या किया गया है, ये स्कीम लेकर आई गई है जिसमें मशीनों का इस्तेमाल करने की बात हो रही है कि जो भी सीवर होते हैं, सेप्टिक टैंक होते हैं, उनकी सफाई मशीनों के द्वारा हो और इन लोगों को मॉनेटरी हेल्प दी जाए। क्योंकि अगर आप इनसे इनका एक काम है जो ये करते हैं वो छीन लेंगे तो शायद ये लोग अपना सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। तो इनको जब तक इनको कोई दूसरा एम्पावरमेंट या कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तब तक इनको मॉनेटरी हेल्प ही मिलनी चाहिए। अब जल्दी से आप लोगों ने इसका आंसर जो है मुझे बताना है। आई नो अभी तक जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने तो बता ही दिया होगा, तो मैं भी आप लोगों को आंसर देती हूँ। आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। रीज़न बिहाइंड दैट, पहली स्टेटमेंट ठीक होने का भी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाए। तो आप याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, क्योंकि अब आप लॉजिक लगाइए इसके पीछे। अब इसको याद ऐसे ही ना करने की तरह लॉजिक में हम देखेंगे क्लीनिंग हो रही है, एक ऐसा समुदाय है जिसके साथ में ये जो काम हो रहा है वो अमानवीय है, मानव के स्तर का है ही नहीं। तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय यहाँ पर उनको मिलना चाहिए, एम्पावरमेंट, उनका सशक्तिकरण होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, क्योंकि ये जो ज़्यादा घटनाएं हैं वो रूरल एरिया से ज़्यादा यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में होती हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ के दौरान हम ये ज़्यादा देखेंगे। आप देख पाएंगे कि ये जो सिटीज़ होती हैं उनमें से जो कूड़ा करकट और ये सारी चीज़ें निकल रही हैं जनसंख्या के बढ़ते हुए, सिटीज़ के इंक्रीज होने में, वहाँ पर ये सारी समस्याएं ज़्यादा हैं। इसी वजह से ये दोनों मिनिस्ट्री ने यहाँ पर आकर ये जो नमस्ते स्कीम है उसको चलाया है। चलिए अब हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मेरा टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल है, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं होता है, हम यहाँ पर भी मिलते हैं, वहाँ पर भी मिलते हैं। वहाँ पर जस्ट मैं आप लोगों को मैसेज के थ्रू थोड़ी बहुत जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देती हूँ। और उसके अलावा अगर आप लोग अभी नए नए आए हैं और आपको नोट्स बनाने नहीं आते हैं, या फिर आपको नोट्स बने बनाए चाहिए कि आप चाहते हैं कि आपको नोट्स बनाने ही नहीं है, तो वो नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। नहीं, वहाँ पर कोई भी एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री में हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको मिलेंगे। और ये नोट्स जैसे कि ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स ऑलरेडी शेयर किए जा चुके हैं, ये आपको वीकली और मंथली बेसिस पे प्रोवाइड होते हैं टारगेट के साथ में, क्योंकि कोई पुराने नोट्स आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, बल्कि ये मैं अभी बैठकर आप लोगों के लिए बना रही हूँ। और एक नहीं, 5-5, 6-6 किताबों से, रिसोर्सेज से, आप लोगों के बेसिक से लेकर एडवांस बुक से, उसमें से ये बनाए जा रहे हैं, सो दैट जो भी बच्चा सच में उसको हेल्प की ज़रूरत है और प्रीलिम्स में वो देना चाहता है और उसका प्रीलिम्स क्लियर हो, तो बहुत सारी अचीवमेंट्स और यहाँ पर खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के, वो आप लोगों को मिल सके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको टेलीग्राम का जो ये हैंडल है उसको जाकर ज्वाइन करना होगा। इसको आपको टेलीग्राम में डालना होगा सर्च बार में, तब आपको मेरा जो लिंक है वो मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर भी अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन जो ग्रुप है वो मिल जाएगा आपको ये करने के बाद में। इसके अंदर जो आप ये पढ़ रहे हैं इसकी पीपीटी भी मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इसमें मैपिंग वगैरह होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेनिफिशियल है, अगर आप बाद में इसको देखना चाहें तो वो भी ग्रुप में होती है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेंस के साथ में अपने आर्टिकल्स को करते हुए पढ़ते हैं।
शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो बताइए कहाँ पर इंपॉर्टेंट है। प्लान्स फॉर द फार्म्स, मैं तो डेली ही आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो ज़रूर बताती हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट के किस पार्ट पे पढ़ना है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि मेरे बताने से पहले आप लोग खुद बोलने की कोशिश करेंगे कि ये हमने जो आर्टिकल का नाम लिया ये फार्म से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो कौन से पेपर में हमें एग्रीकल्चर पढ़ना होता है, किसी एक पेपर में तो पढ़ना नहीं होता है, दो में है, 3 में है। तो ये कोशिश क्या करें ताकि मेरे साथ साथ आप खुद भी आत्मनिर्भर बनते रहे। मैं भारत को आत्मनिर्भर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाने के उसमें लगे हुए हैं, और आप लोग खुद भी कोशिश किया करें, ठीक है। एक समय ऐसा होना चाहिए कि आप लोग खुद से अपना जो न्यूज़पेपर है वो रीडिंग कर पा रहे हैं और दूसरों को भी समझा पा रहे हैं। नाउ ये जो आपको आर्टिकल समझ में आ रहा है, यहाँ पर बात हो रही है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं ये आप लोगों को हो सकता है कि ना पता हो, या पता है तो बहुत अच्छी बात है, वो हम देखेंगे। और डिजिटल वर्ड से वैसे समझ भी चुके होंगे आप लोग, लेकिन हम यहाँ पर एटलीस्ट एग्रीकल्चर देख के इतना समझ पाते हैं कि जीएस पेपर 1 के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिकल ज्योग्राफी में, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड प्लस फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया दोनों में ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम जीएस पेपर 3 में देखेंगे, क्योंकि जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के साथ साथ हमें पढ़ना होता है एग्रीकल्चर। अभी यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, और इसके अंदर जो एग्रीकल्चर में दिया गया है वो स्टेटमेंट भी जो सिलेबस में है वो ऐसे दी गई है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी की मदद से फार्मर्स की एड हो सकती है, मदद हो सकती है, वो टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी, क्योंकि जीएस पेपर 3 में है तो आप समझ पा रहे होंगे अब। और इसके अलावा ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि क्या किया गया है। सरकार के द्वारा 2800 करोड़ जो है वो एग्रीकल्चर मिशन के लिए, यहाँ पर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए अप्रूव कर दिए गए हैं, जिसके अंदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा उसको रिबूस्ट किया जाएगा, उसको पॉजिटिवली बढ़ाया जाएगा, और एग्रीकल्चर के अंदर जो भी डाटा और इंफॉर्मेशन है ना, फार्म लैंड्स की, क्रॉप्स की, यील्ड की, उन सारे को एक जगह पर रखा जाएगा। डीपीआई मिशन हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है एग्रीकल्चर के अंदर। ये मिशन जो है, ये मिशन अभी 2 सालों के लिए मेनली बनाया गया है। डीपीआई मिशन की बात करें तो इसमें तो बहुत सारे मिशन आ जाते हैं, जैसे कि हम देख पाएंगे यहाँ पर कि आधार कार्ड वगैरह जो है, या फिर हम देख पाते हैं डिजी लॉकर की, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट फोल्डर्स को रखा जाता है। ई साइन को, इलेक्शन सिग्नेचर सर्विस के लिए आप दूर बैठे भी सिग्नेचर जो है कर सकती हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, जो कि हमें पता ही है कि आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक भाग हो चुका, और कितना आसान इन्होंने लोगों की ज़िंदगी को बनाया है। उसी आसानी को देने के लिए एग्रीकल्चर में फार्मर्स के जीवन को सहयोग देने के लिए अब ये दूसरा जो मिशन है वो बन रहा है। इस मिशन में हम 3 भागों को देख पाते हैं। 3 मेनली भाग क्या क्या है चलिए समझते हैं। डीपीआई फॉर एग्रीकल्चर, तो ये डीपीआई ए का ये मतलब हो गया। इसको 3 भागों में सरकार ने बांटा है, हम एक एक करके उसको समझेंगे। पहला जो भाग है इसके अंदर वो होने वाला है अग्री स्टैक का। अब अग्री स्टैक जो होता है ये क्या होगा, ये हम एक बार देखेंगे कि कैसे फार्मर सेंट्रिक डीपीआई यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसके अंदर जो फार्मर्स के खेत होते हैं उनकी जो रजिस्ट्री है, उसमें जो क्रॉप्स बनाई जाती है, उनका जो लैंड है, या उनके पास में कितने लाइव स्टॉक है, कितने जानवरों को वो पालते हैं, क्या क्या उन्होंने किस समय पे फसल बोई थी, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से डेमोग्राफिक डिटेल क्या है, फैमिली के अंदर कौन कौन मेंबर है, किसको क्या स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसी वजह से इसको बोला जा रहा है अग्री स्टैक। दूसरा जो यहाँ पर इसका एक फंक्शन है वो हम देख पाएंगे, इसके अंदर लाया जाएगा कृषि डीएसएस। कृषि डीएसएस यानी कि कृषि आप लोगों को पता है क्या होती है, फार्मिंग। तो कृषि के डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत में एक कॉम्प्रिहेंसिव जियोस्पेशियल सिस्टम बनाया जाएगा, जिसके अंदर रिमोट सेंसिंग के ऊपर से यानी कि सैटेलाइट की मदद से जो इंफॉर्मेशन
कंडीशन होती है मिट्टी की, फसल की, वेदर की, वाटर कितना रहने वाला है, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले सरकार गैदर करेगी, इकट्ठा करेगी, आइडेंटिफाई करेगी किस क्रॉप को किस समय पे बोने के लिए कौन सा पैटर्न फिलहाल चल रहा है, क्योंकि आज के समय पे क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे प्रभाव हो रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर इस चीज़ को समझेगी कि कहीं पे सूखा, कहीं पे फ्लड वगैरह आ गई है, टेक्नोलॉजी के साथ में यील्ड को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और अगर किसानों के यहाँ पर किसी भी कारण से, किसी भी हम देखते हैं कि रीजन से कोई कैटास्ट्रॉफिक रीजन हो गया, नेचुरल रीजन हो गया, या फिर कोई अटैक कर दिया यहाँ पर, जो वो टिड्डे जिसको बोला जाता है, जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं और बहुत सारी फसलों को खराब कर जाते हैं, तो उन सब को भी यहाँ पर इंश्योरेंस मिलेगा। और ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा, ये आएगा कृषि DSS, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत। तीसरा यहाँ पर फिर से इसको बनाया जा रहा है, जो कि होने वाला है सोइल प्रोफाइल मैपिंग। अब ये सोइल को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसकी मैप्स पूरी की पूरी मैपिंग करने वाले हैं। इसके अंदर डिटेल सोइल प्रोफाइल जो बनाई जाएगी वो 1:10,000 के स्क्वायर पे होगा। और इसमें लगभग 142 मिलियन यानी कि 14.2 करोड़ हेक्टेयर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको क्या किया जाएगा, उसको यहाँ पर देखा जाएगा। और डिटेल सोयल प्रोफाइल बनाई जाएगी कि कौन सी मिट्टी कैसी है, किस मिट्टी में कौन सी फसल होनी चाहिए, क्या मिट्टी का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, ज़्यादा है, कम है तो इसको बढ़ाएं कैसे, लैंड में ये कौन से जगह पर पड़ती है। तो पूरे इंडिया का ये जो 142 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड है, ये पूरा लैंड हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारे जो इंडिया का लैंड है, ज़मीन है, उसमें कहीं पे घर बने हुए हैं, कहीं पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, कहीं पे यहाँ पर झीलें वगैरह हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड जो है कृषि के अंतर्गत जो ज़मीन आती है, हम उस बात कर रहे हैं उस चीज़ की। तो ये हमारा मिशन है। समझ पाए होंगे कि आप लोगों को ईजी बनाने की मैंने कोशिश की, आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन आप थोड़ा सा और समझते हैं इसको। और क्या समझते हैं हम इसमें? समझते हैं पिलर ऑफ इंडिया DPI इकोसिस्टम को। DPI के अंदर क्या क्या और आता है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप ये मेंस में लिखेंगे तो और अच्छा है, लेकिन प्रीलिम्स में अगर सवाल आ जाए तो आप लोगों को घबराना नहीं होगा। इसमें हम देखते हैं आधार कार्ड, इंडिया का जो डिजिटल मिशन है उसके अंदर UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके अंदर डिजी लॉकर, इसके अंदर फास्ट टैग यहाँ पर आया हुआ है, डिजी यात्रा हमने बनाई हुई है, डिजी लॉकर हमने बनाया हुआ है, भाषिनी जिसके अंदर AI की मदद से लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर दिया जाता है, अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस को यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, अच्छे से बातचीत हो सकती है। इसके अलावा हमने बनाया हुआ है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसमें यहाँ पर नेशन वाइड डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाया गया है। इसके अलावा हमने बनाया है ONDC, जो कि एक इनिशिएटिव है ओपन इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक ई-कॉमर्स इकोसिस्टम का। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अभी तक केवल एग्रीकल्चर की ही जो ज़्यादा ज़रूरत थी वो रहती थी, और अब उसके ऊपर भी काम यहाँ पर चालू हो गया है। 2-3 साल के अंदर वो भी पूरा का पूरा अपने अंदर में ले लिया जाएगा, और इसी पे इंडिया जो है वो प्रोमिनेंट लीडर बन जाएगा एक तरीके से वर्ल्ड का, जब हम डिजिटल इंटरफेरेंस में यहाँ पर बात कर रहे हैं। और कैसे इंडिया का बोलबाला पूरे के पूरे वर्ल्ड में हम देख पाएंगे डिजिटली, जब आप यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे इंडिया ने पिछले 5-6 साल के अंदर में कितना यहाँ पर बेहतरीन काम किया है। अब एग्रीकल्चर के मिशन की बात करें तो इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, और उन्हीं के द्वारा ये बताया गया है। इसके अंदर रोबोट्स का भी इस्तेमाल होगा, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होगा, और इसके अंदर हम देखेंगे रिमोट सेंसिंग होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर, ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वैसे हम देखेंगे, ब्लॉकचेन के अंदर क्या होगा कि एक इन्फॉर्मेशन है जो कि एक कंप्यूटर में था, हो सकता है उस कंप्यूटर का कोई हैक कर ले, उससे वो इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दे, हटा दे जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पर होता है कि एक इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर में है, दूसरी वो जब दूसरे के पास भेजी गई तो यहाँ पर भी रही, यहाँ पर भी रही, फिर दूसरे के पास गई तो वहाँ पर भी रही। अब अगर ये इसको मॉडिफाई करना चाहे, डिलीट करना चाहे, तो वो अपना तो कर सकते हैं, लेकिन इनका नहीं कर पाएंगे। और ये भी क्लाउड सिस्टम होता है कि यहाँ पर अगर वो डिलीट कर भी देंगे कंप्यूटर से तो फिर से इसको रिकवर किया जा सकता है। तो ये इस्तेमाल होगा सारा का सारा डाटा जो हम लेकर आ रहे हैं, सो दैट डाटा में कभी भी कोई भी गड़बड़ ना हो। ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा नज़र रखने के लिए भी, और यहाँ पर जो पूरा का पूरा खाद वगैरह डाला जाता है उसको प्रोपोर्शन में डालने की भी, क्योंकि इंडिया के अंदर फार्मर्स को
अच्छे से पता नहीं होता है कि उनको कितने खाद का इस्तेमाल करना है, और इसी वजह से हम जितनी ज़रूरत होती है फसल को उसका 2-2, 3-3 गुना भी यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, जो कि हानिकारक ही है। तो ये सारा काम यहाँ पर किया जाएगा। अब हम कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को देख लेते हैं जो कि इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ताकि हमारी तैयारी बिल्कुल और उससे बहुत ज़्यादा रहे। पहली स्कीम देखेंगे जो कि है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब ये जो स्कीम होती है इसके अंतर्गत में यहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं उनको मंथली बेसिस पे तो नहीं मिलती है, क्वार्टरली बेसिस पे मिलती है, मतलब 3 महीने के अंदर जो है वो 2,000 रुपये दिए जाते हैं, और ईयर में उनको 6,000 रुपये जो है वो मिल जाते हैं। दूसरी यहाँ पर स्कीम है जो कि है प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना। इसके अंदर भी यहाँ पर जो किसान होते हैं उनको इंश्योरेंस वगैरह पूरा का पूरा मिल जाता है। तीसरी स्कीम है जो कि फसल बीमा की है। अब ये क्योंकि बीमा भी इंश्योरेंस होता है तो फसल का, क्रॉप का आप जो है वो बीमा कर रहे हैं, और मन धन में लोन्स मिल जाते हैं। मैंने शायद इंश्योरेंस ऊपर बोल दिया, नहीं, इसमें लोन मिलते हैं, 2 करोड़ तक के भी लोन यहाँ पर दिए जा सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। और यहाँ पर फोर्थ स्कीम है जो कि बात करिए मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की। फिफ्थ स्कीम है जो कि है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सिक्स्थ है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ न्यू 10,000 FPO, फार्मर जो प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन हमने चलाया हुआ है शहद बनाने के लिए। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है जिसमें प्राइस सपोर्ट, प्राइस मिनिमम आप लोगों को पता है MSP दी जाती है, तो वो इसी वजह से है। और 9वीं हम देखेंगे जो कि है नमो ड्रोन दीदी, जो कि जिसके अंदर जो महिलाएं हैं उनको एक ड्रोन प्रोवाइड किया जाता है, और इस ड्रोन की जितनी कीमत है उसकी 80% कीमत, जो कि लगभग 8 लाख रुपए तक हो सकती है, वो सरकार अपनी तरफ से देती है अगर कोई महिला ड्रोन खरीद रही है। और वो महिला की एलिजिबिलिटी क्या है कि वो फार्मर है। इसकी मदद से वो महिला जो है वो क्या कर सकती है, यहाँ पर साल के 1 लाख रुपए तक की जो इसकी अर्निंग है वो कर सकती है। तो ये सेंटर के द्वारा वुमन को एम्पावर करने के लिए भी बनाया गया है। इसके अलावा हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है, यानी कि स्टेट भी इसमें पैसा देगी। उसमें तो पूरा जो खर्चा था वो सेंटर कर रही थी, यहाँ पर स्टेट भी खर्चा देंगे। हो सकता है 50-50 हो सकता है किसी स्कीम में 60-40 हो, कि 60% जो खर्च है वो सरकार कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट, एंड 40% स्टेट गवर्नमेंट। इसमें हम देख पाते हैं एक है जो कि है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसमें डिटेल्ड रिपोर्ट बेस्ड स्कीम बनाई जाती हैं, और यही इसको बोला जाता है। ये क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन कृषोन्नति योजना, जो कि आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। अम्ब्रेला स्कीम, अम्ब्रेला स्कीम का क्या मतलब है कि इसके अंदर और बहुत सारी स्कीम आ जाती है। जैसे इसके अंदर सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनाइजेशन में कि यहाँ पर 3,250 करोड़ दिए गए हैं। इंटीग्रेटेड स्कीम यहाँ पर है एग्रीकल्चर के सेंसस को लेकर, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स को लेकर। इसके अलावा एग्रीकल्चर कॉपरेशन पे लेकर यहाँ पर है, ई गवर्नेंस प्लान दिया गया है। तो ये सारे के सारे इसमें हम देख पाएंगे। फिलहाल दूसरी स्कीम को देखेंगे जो कि है सोयल हेल्थ कार्ड, कि आपकी जो मिट्टी है उसका हेल्थ कार्ड, आप आराम से थोड़ी मिट्टी लीजिए, जहाँ पर ये चेक होता है वैसे वहाँ पर हमारे छोटे छोटे जो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए हैं उसमें जाइए, उसका चेक कराइए। 1-2 दिन के बाद आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी कि कितना आपको इसमें खाद डालना है, कितना पानी देना है, किस चीज़ की कमी हो रखी है और उसकी हेल्थ अभी कैसी है। तीसरा यहाँ पर है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, की जो एरिया ऐसे हैं जिसमें बारिश वगैरह ज़्यादा भी हो जाती है तो उनको देना है ढंग से, यानी कि उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अब ये उन एरियाज़ के लिए है जहाँ पर पानी की किल्लत रहती है। अब ऐसे एरिया कौन से हो सकते हैं, ग्राउंड वाटर जहाँ पर कम है, रेनिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये कुछ एरियाज़ है जिनके अंदर कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर क्रॉप ऐसी होनी चाहिए जो कि ज़्यादा पानी ना लेते हो, यानी कि एक एक बूंद का हिसाब रखो पानी का। 5th स्कीम है जो कि है माइक्रो इरिगेशन फंड। 6th यहाँ पर है परंपरागत कृषि विकास योजना, यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से जैसे कृषि की जाती थी वैसे करो, ना कि अभी जो ज़्यादा फर्टिलाइजर या फिर केमिकल्स वगैरह का सब्सटेंसेस का यूज़ किया जा रहा है जिससे ऑर्गेनिक चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं रह पाती हैं, तो उसके लिए ये बनाया जा रहा है। 8th हमारा है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। अब इसके लिए तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि रेजिड्यू मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। इसके लिए क्या कर रही है सरकार, 20% जो
एथेनॉल है उसको पेट्रोल में मिलाने के लिए जो रेजिड्यू बच रहा है उसके लिए अलग अलग प्लांट बना रही है अलग अलग स्टेट के अंदर, ताकि यहाँ पर पेट्रोल की जो हमारी इतनी बड़ी निर्भरता है गैस के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, वो भी थोड़ी कम हो, और जो ये रेजिड्यू है जिसको जलाने की वजह से या जो किसान जो है वो भी परेशान होते हैं और पॉल्यूशन भी होता है, प्रदूषण भी होता है, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो सके। तो उसमें भी गवर्नमेंट इसके अंदर काम करे, और एग्रो फॉरेस्ट्री भी यहाँ पर काम हो रहा है कि फॉरेस्ट के साथ में एग्रीकल्चर को एक साथ लेकर कैसे चलना है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक होमवर्क देना चाहती हूँ। ये होमवर्क आपके काम ऐसे आएगा, देखिए अब मैंने जो आपको पढ़ाया है ना सारा का सारा, ये आपसे मेंस में प्रीलिम्स में तो पूछे जा ही सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ सवाल आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। और इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाएंगे? इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे आपसे आपकी स्टेट से रिलेटेड, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि आप जिस स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ से हो। अब मैं उड़ीसा के बारे में जैसे यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ, तो ओडिशा में जैसे कि कोई बात मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको भी बताना है अपनी स्टेट के बारे में कोई एक बात, या तो आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ऐसी स्कीम बताएंगे जो आपकी स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। दूसरा आप बताएंगे कि एग्रीकल्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के अंदर में कौन सी लिस्ट के अंदर रखा गया है। ये आसान सवाल है तो इसका जवाब भी आपको जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर देना ही पड़ेगा, तो आप दीजिएगा। आप ऐसे अगर सवाल लिखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी, आपका दिमाग जो होगा वो उसको इम्पोर्टेंट समझेगा और आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसको साथ में रखेगा। चलिए अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्योंकि मैं आपको हर स्टेट के बारे में नहीं पढ़ा सकती हूँ ना, तो इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो आपको अपने साथ ही करनी होगी करंट अफेयर को लेकर, क्योंकि यहाँ पर 20 स्टेट आती हैं। तो आपकी जो स्टेट है, जब मैं किसी चीज़ के बारे में बता रही होती हूँ, वो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एक बार गूगल पे जाकर अपनी स्टेट के बारे में भी इसके बारे में पढ़ लूँ, और मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ये लगेगा कि मैं आप लोगों के काम आ रही हूँ अगर आप उसको कमेंट में भी लिख देंगे, तो बता देंगे कि आज मैंने ये पढ़ा और ये हमारी स्टेट में यहाँ पर होता है, तो उससे आपकी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो बनेगी। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की बातें करते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 के अंदर। अगर हिस्ट्री के इसके पोर्शन को देखेंगे, जीएस पेपर 2 में जो अभी डिबेट हो रही है गवर्नेंस को लेकर, तो हम पॉलिटी के अंदर भी देख पाएंगे। चलिए समझते हैं क्या बात हो रही है। बात यहाँ पर हो रही है कटक के रेवेनशॉ कॉलेज के बारे में। अब कटक कहाँ है, तो कटक कहाँ पर है हमें पता है मैम, ये तो ओडिशा के अंदर है। ओडिशा के अंदर जाते हैं तो ओडिशा के यूनियन एजुकेशन, सॉरी ओडिशा के नहीं, जो कि यहाँ पर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी तरफ से एक रिमार्क आया है। और ये रिमार्क जो है ये देख कह रहा है कि जो ये रेवेनशॉ कॉलेज है इसका हमें नाम बदल देना चाहिए। इसका नाम अभी आप लोगों को पता है कटक रेवेनशॉ कॉलेज है, और अभी एक यूनिवर्सिटी भी बन चुका है। इसका इतिहास भी हम थोड़ा देखेंगे, लेकिन ये नाम बदलने के पीछे का जो कारण है वो क्या बताया जा रहा है। देखिए भारत के अंदर आज आप लोगों को, आप जो जनरेशन है, आपको नहीं समझ में आएगा कि फेमाइन जैसे जो शब्द होते हैं, भूखमरी जैसे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि आज से जब 50-60 साल पहले हम जाएंगे तो भारत में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। और ये जो फेमाइन होते थे उन्हीं में से एक फेमाइन, एक ऐसा भी दौर आया था जो कि आया था 1866 में, जिसने यहाँ पर लगभग 10 मिलियन जो लोग थे उनकी जान ले ली थी। ऐसा माना जाता है कि भूख की वजह से बहुत सारे लोगों की जो है वो जान गई थी, और ये कोई छोटा नंबर नहीं होता है। इतने ज़्यादा लोगों की जान गई, और वो भी केवल एक स्टेट में। पूरे इंडिया में तो चलो गई ही, वो तो मानती हूँ, लेकिन एक स्टेट में 1 मिलियन तक के लोगों की यहाँ पर जान गई थी, जो कि एक तरीके से हम देखते हैं कि लगभग 1/3 ओडिशा की पॉपुलेशन थी। लगभग 1/3 ऑफ ओडिशा की जितनी टोटल पॉपुलेशन होती थी वो सारी की सारी इससे ख़त्म हो गई थी। ये जो फेमाइन है ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखनी चाहिए। ये जब आई थी तो इसका नाम रखा गया था। नाम इसका आज भी जो है वो जाना जाता है ना अनका फेमाइन के नाम से या फिर दुर्भिक्षया के नाम से। दुर्भिक्षया आप समझेंगे कि ओडिशा की जो लैंग्वेज है उसके अंदर, ओडी के अंदर इसको बोला जाता है। तो ना अनका जो फेमाइन थी वो इंडिया के अंदर हम देख पाते हैं कि गजपति दिव्यांगदा 9th रीजनल ईयर जो था वो चल रहा था वहाँ पर, और यहाँ पर उस समय पे टेन्योर जो था, कमिश्नर जो थे ओडिशा डिवीजन के, वो थे थॉमस एडवर्ड रेवेनशॉ।
यही वो थॉमस एडवर्ड जी जो बात कर रहे हैं हम, यही इस समय पे थे। और इसके नाम पे क्योंकि ये है तो कहा जा रहा है कि इन्होंने अपनी जो काम था वो बहुत अच्छे से नहीं किया, ऐसा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का बोलना है। और इसी वजह से इनके नाम पर हमें जो इतनी बड़ी त्रासदी इतिहास में हो चुकी है वो उनके समय पे हुई, तो उसको रोक देना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर जो कुछ लोग हैं जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और कुछ और लोग हैं जो कि एकेडमिशियन हैं, उन्हों का एतराज़ है। उनका ये मानना नहीं है, उनका मानना है कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि वो इस समय पे टेन्योर पे थे, लेकिन ये जो भी हुआ वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी ज़्यादा हुआ। नेचुरल और इकोनॉमिक डिज़ास्टर जो उन्होंने किए वो भी कारण था, सूखा भी पड़ा, फिर वो जो चीज़ों को इतने दिनों से लगातार यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर रहे थे फार्मर्स को लेकर, वो सब कुछ कारण है। लेकिन केवल थॉमस एडवर्ड यहाँ पर कारण नहीं है। क्यों कारण नहीं है? कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इन्होंने बहुत ही काम किया है बंगाल के ऊपर, इन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया। और यही वो थे जिन्होंने स्कूल की स्थापना, आज ये कॉलेज है, आज ये यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक समय पे ये स्कूल रहता था, उसकी स्थापना यहाँ पर पहली बार की थी। और ये भी हम देख पाते हैं कि कैसे थॉमस एडवर्ड्स जो थे उन्होंने नंबर ऑफ वर्नेकुलर जो स्कूल थे रूरल एरियाज़ में उनको डेवलप किया, ताकि ओडिया जो भाषा है वो एक दूसरी जगह तक पहुंचे। और उन्होंने किसी को भी इंग्लिश के अंदर यहाँ पर सिखाने की कोशिश नहीं की थी। वो चाहते थे कि लैंग्वेज अपनी ही भाषा में जो बच्चे हैं वो सीखें और अवेयर होकर यहाँ पर एक अच्छे सिटीजन बन पाए। इन्होंने कटक जिला स्कूल का नाम बदलकर राविंसन कॉलेज किया, क्योंकि कॉलेज उसको उस समय पे कन्वर्ट किया जा रहा था, बनाया जा रहा था। लेकिन ये डिबेट है, क्या ये सही थे, क्या ये गलत थे, वो तो समय ही था जो वो समय जानता था। अभी फिलहाल ये डिबेट एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। हमारे लिए उस पॉलिटिकल मुद्दे से ज़्यादा बहुत कुछ है पढ़ने को, तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। जस्ट हम समझेंगे कि ये फेमाइन क्या थी और यहाँ पर थॉमस एडवर्ड राविंसन जो है वो किस समय तक यहाँ पर रहे थे। देखिए, राविंसन जो है वो ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है हायर एजुकेशन का ओडिशा स्टेट में, अगर हम स्पेसिफिकल बात कर रहे हैं। राविंसन कॉलेज ओल्डेस्ट हाई स्कूल भी माना जाता है ओडिशा का, जो कि 1851 में थॉमस एडवर्ड्स राविंसन के द्वारा ही डिस्ट्रिक्ट ऑफ कटक के अंदर ओडिशा में बनाया गया था। इसमें इसने फाउंडेशन की तरह काम किया और फिर बाद में ये कॉलेज बन गया। इसकी स्थापना 1868 के अंदर लॉर्ड कनिंग ने की, जो कि यहाँ पर नए कमीशन आ जाते हैं, जो कि हमारे इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल भी बनते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। तो लॉर्ड कनिंग ने ये किया था। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए कैसे 1922 के अंदर में ओपनिंग सेरेमनी होती है राविंसन कॉलेज की, जो कि 1922 में हुआ। और ये कब हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल था और कॉलेज था वो एक दूसरे से सेपरेट हो चुके थे 1904 में। इसी वजह से ओपनिंग सेरेमनी दोबारा से हमें देखने को मिले थे। अब 1 अप्रैल 1936 के अंदर डिक्लेरेशन जो हुई थी ओडिशा की एक सेपरेट प्रोविंस की तरह की। अब वो क्या है? एक दूसरी एक अलग यहाँ पर प्रोविंस है। वो भी स्टेट की पहली लेजिस्लेटिव असेंबली जो लगी थी वो इसी जो स्कूल था ये उस समय पे उसमें लगी थी। उसके बाद उसको भुवनेश्वर अब लेकर जाया गया है। भुवनेश्वर अब ओडिशा की कैपिटल है और वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेकिन ये पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ही लगती थी कटक के इसी कॉलेज के जो ये पूरा का पूरा एरिया है उसके अंदर। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हमने प्रीलिम्स के लिए इसको समझ लिया है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है वाई ब्राज़ील सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन डाउन एक्स इन द कंट्री। कहा जा रहा है कि ब्राज़ील जो कंट्री है उस देश के अंदर एक्स यानी कि जो कि एलोन मस्क की कंपनी है और पहले ट्विटर के नाम से जानी जाती थी, उसको बंद कर दिया है ब्राज़ील के अंदर। उसको बोला है कि आप इसको हटा लीजिए। ऐसा ही कुछ केस हमने फ्रांस में भी देखा, जो कि टेलीग्राम को लेकर था। टेलीग्राम को बंद कर दिया गया है, टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन चलिए वो तो समझ में भी आता था कि चलो उन्होंने जो टेलीग्राम के ऊपर लोग जो थे टेलीग्राम का फ़ायदा उठा रहे थे और वो क्योंकि प्राइवेसी उन लोगों की नहीं दे रहे थे गवर्नमेंट को, तो चलो जो भी उनको लगा। लेकिन
यहाँ पर ऐसा तो एक्स के ऊपर कुछ नहीं होता है कि यहाँ पर कुछ आप शेयर कर रहे हो तो एक्स को क्यों बंद किया गया। देखिए, इसके पीछे का रीज़न है जज। ये जो आप जस्टिस अलेक्जेंड्रे दी मौर्या, यहाँ पर ब्राज़ील के राइट विंग के जज हैं, इनको देख पाएंगे तो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्राज़ील के अंदर क्या हो रहा है, जुडिशरी जो है वो थोड़ा सा अपना पार्ट रखती है पॉलिटी के अंदर भी। अब इनके बारे में ट्विटर के ऊपर और एक्स के ऊपर इलॉन मस्क ने कुछ कमेंट्स वगैरह भी किए थे और बताया था कि कैसे इनकी जो पॉलिसीज़ वगैरह और कैसे इन्होंने अच्छा जो फ़ायदा है वो यहाँ से उठाया है ब्राज़ील के अंदर। 20 मिलियन यूजर है ब्राज़ील के अंदर एक्स के, और इसी वजह से वो इसको छोड़ना नहीं चाहते और उन्होंने मना भी कर दिया है कि नहीं, हम इसको जो है वो बैन नहीं करेंगे, हम तो ये सर्विस देते रहेंगे। तो खैर, इससे ज़्यादा हमारे लिए जानने के लिए इसमें कुछ भी नहीं था। हमारे लिए जानने की जो बात थी वो थी फ्रीडम ऑफ स्पीच, पहली चीज़ पॉलिटी में। दूसरी चीज़ कि मान लीजिए कंपनी है जो कि यूएसए की है और ब्राज़ील की गवर्नमेंट और वहाँ का जो कोर्ट है वो बोल रहा है कि आप इसको बंद कर दो। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि नहीं, हम नहीं करेंगे। 5 मेंबर जो पैनल था ब्राज़ील का, उन्होंने इसको बंद करने की बात की थी। तो अब ये मुद्दा कहाँ जाएगा? अब ये आपको समझना होगा कि अब ये जाएगा वर्ल्ड के जो यहाँ पर कोर्ट हैं। तो जब हम बात करते हैं वर्ल्ड के इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट के बारे में, तो आईजीसी के पास में ये जाएगा और आईजीसी से अब जो स्टेटमेंट आएगी उसको देखिए। आईजीसी यहाँ पर बोल सकते हैं, आपने कोर्ट को कभी देखा है? आप इंडिया में अगर आप सबसे छोटे लेवल के कोर्ट को भी हम देखेंगे तो देख पाएंगे मुंसिफ लेवल का भी होता है, विलेज पे भी हमने देखा है कि आजकल ई कोर्ट्स को बनाई जा रही हैं, सुविधाएं हैं। लेकिन अज्यूम कीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी के खिलाफ में कोई फैसला दे दिया। अब क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जाएंगे उनके घर में उस फैसले पे नज़र रखने की ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बल्कि ये जो काम होता है, ये काम किसका होता है? ये काम होता है पुलिस का। तो पुलिस जो होती है वो एक तरीके से इम्प्लीमेंटिंग यहाँ पर अथॉरिटी हम देख पाते हैं, राइट? वो क्या कर रही है? इम्प्लीमेंट कर रही है। जब पुलिस इम्प्लीमेंट कर रही है तो आईसीजी जो है, क्या यहाँ पर तो वर्ल्ड की कोई पुलिस नहीं है, हाँ इंटरपोल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, ये सवाल आप लोगों के मन में उठना चाहिए था। और इसी वजह से मैं ये ले आई कि अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको तो पता चले। देखिए, आईसीजे जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई भी रूलिंग निकालते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम होता है यूएनएससी का। यूएनएससी क्या है मैम? यूएनएससी वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन यूएनएससी होती है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस की इस सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं। और इसमें सभी के मत के साथ में आप चाहें तो उस मुद्दे के ऊपर आप क्या कर सकते हो, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास में वीटो पावर है कि अगर वो चाहें तो एब्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि अगर वोट नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ पास हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने वोट नकार दिया, मान लीजिए कोई है जिसको इंडिया ने कोई काम बोला था यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन में, कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। अब यूएनएससी के अंदर क्योंकि यहाँ पर यूएसए एज ए मेंबर है, इसके अलावा चाइना है, इसके अलावा हम देख पाते हैं यहाँ पर फ्रांस को, यूके को और जर्मनी को। तो ये क्या है, 3 जो ये 5 नेशन है, इन 5 नेशन को हम देख पा रहे हैं। ये जो 5 नेशन हमें दिखाई दे रही है, इन 5 नेशन के अंदर चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है इंडिया, और इंडिया के ऊपर को जो वो चाहता था कि ऐसा कुछ हो जाए, हमने यूएन की जो जनरल असेंबली है वहाँ पर कुछ प्रपोज किया था। इसने बोला कि चलो ठीक है, अब की बार हमें इंडिया से कोई काम करना है। तो इन्होंने क्या किया कि जब यूनाइटेड सिक्योरिटी जनरल में वो गया पास होकर, तो उसके ऊपर वीटो कर दी, तो अब वो पास नहीं हो सकता है। अगर ये 5 कंट्री मान जाएंगे किसी एक मुद्दे को पास करने के लिए, रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, प्रावधान को पास करने के लिए, तो वो पास हो जाएगा। अगर इनमें से चाइना कहता है कि मैं वोट ही नहीं करूँगा, ना मैं हामी भरना चाहता हूँ ना मैं नकारना चाहता हूँ, तो भी वो पास हो जाएगा। तो यूनानिमस जो एक बोला जाता है कि पूरी की पूरी यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो चाहिए, वो पूरी की पूरी पार्टिसिपेशन हामी के साथ में चाहिए। अगर आप यहाँ पर एब्सेंट हो जाते हो, मना कर देते हो वोट को, तो भी वो पास हो सकता है। तो यूएनएससी अब आपको समझ में आया कि वर्ल्ड की मोस्ट जो हम बोल सकते हैं पावरफुल बॉडियों में से एक बॉडी ये है, और इसके अंदर जो आईसीजे की रूलिंग आती है वो काम होता है इसको इम्प्लीमेंट करवाने का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि है यहाँ पर जीन्स के बारे में, उसको समझते हैं। नाउ
बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, क्योंकि आज तक हमने पढ़ा जीएस पेपर 3 में कि मैम हमें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी होती है, साइंस के साथ में टेक्नोलॉजी को मिलाकर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यही करता है। सबसे पहला ही हमारा टॉपिक होता है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी में यानी कि हमें बायोलॉजी के साथ में टेक्नोलॉजी को मिलाना है। अब बायोटेक्नोलॉजी को मिलाकर हमें पढ़ना है, ठीक है, और हम अब तक पढ़ भी रहे थे, ये भी सही है। तो अब क्या ऐसा नया आ गया है? देखिए, प्रीलिम्स में जब आप पढ़ेंगे तो ये आपका प्रीलिम्स में ना भी आए, क्योंकि जनरल साइंस आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। वैसे जनरल साइंस में क्योंकि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ ही रहे हैं तो उसके लिए भी आप उसको मान के चल सकते हैं, लेकिन ऐसे सवाल कम पूछे जाते हैं। बट मेंस के लिए इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इथिक्स के अंदर भी, क्योंकि ये इथिक्स का भी इसमें कुछ मामला जो है वो आएगा, तो वो भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 चलिए समझते हैं। यहाँ पर आर्टिकल बात कर रहा है जीनोम्स की। जीनोम्स ने कैसे रिवील किया है कि एम्पायर जो थे वो कहाँ से उठे और कहाँ पर गिरे, कहाँ से गए थे किसी दूसरी जगह पर और कहाँ तक पहुँचे, कहाँ पर रूल किया, ये कैसे पता चल रहा है? जीन्स की वजह से। और एम्पायर हम बात कर रहे हैं शासकों की, जिन्होंने आज से 700-800 सालों पहले कभी शासन किया था, उनके बारे में, उनके डीएनए से अब हमें कैसे पता चल रहा है कि वो किस जगह पे बिलोंग करते थे, कहाँ पर आए थे, इसके पीछे के कारण क्या है, चलिए उनको समझते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा ना अब ये सारी चीज़ सोच के? चलिए देखिए, सबसे पहले तो जीन्स को समझते हैं। वैसे मैंने आप लोगों के साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स को शेयर कर दिया है। आप जाएंगे तो पहले आपको 7-8 पेज पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें जीन्स वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में। आप जाइए प्लीज़, आज मौका लगाकर उनको ज़रूर पढ़िएगा। डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिएगा। मैं जो समझा रही हूँ ये आपको वहाँ पर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और मुझे ये सारी चीज़ें कैसे याद है, क्योंकि मैंने भी इनको पढ़ा है बार बार, तो वही आप लोगों को भी करना है। समझिए, और आज जाकर क्या करना है, आपको डाउनलोड करके 5 से जो 6 पेज है उनको पढ़ना है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में स्टार्टिंग में डीएनए से रिलेटेड है। चलिए, आसान सी बात है। डीएनए हमें पता है क्या होता है, हमारा डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसको अगर आप शब्दों में बांटेंगे तो डी का मतलब यहाँ पर डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड का क्या मतलब है? डी यानी कि डबल है कोई चीज़। डबल क्या है? ये हेलिक्स, एक सीढ़ी नुमा आकार हमने हमेशा देखा है डीएनए का, ऐसे बना देते हैं और बीच में कुछ कुछ यहाँ पर ट्यूब्स टाइप सी लगी होती हैं। ये डीएनए की हमने फोटो देखी है। ये क्या है? डी यानी कि डबल हेलिक्स इनको बोला जाता है। ये किससे बनते हैं वो समझे, लेकिन उससे पहले डीएनए होता कहाँ पे है वो समझ लेते हैं। मैम ये क्या सवाल हुआ? ये तो हमें पता ही है हमारी बॉडी में होता है। हाँ, हमारी बॉडी में होता है, ये बात सही है, लेकिन हमारी बॉडी में हर जगह पर डीएनए होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के हर सेल में डीएनए है। और जब हम सेल में जाते हैं तो हमारी बॉडी जैसे एक जो मकान होता है, घर होता है, वो एक एक ईंट से बनकर बना होता है। आपको शायद गिनती ना हो आपके घर में कितनी जो है ईंटें लगी हुई हैं, लेकिन हो सकता है आपके पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने खर्चा किया है, पैसे दिए हैं, तो उनको पता हो सकता है। लेकिन ऐसे ही हमारी जो बॉडी होती है वो एक एक सेल से बनी होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। बहुत सारी चीज़ और भी होती हैं, गोल्गी बॉडीज हमें देखने को मिलती है। रिबोसोम जो होते हैं वो थोड़े सेल से बाहर रहते हैं, उनका काम होता है प्रोटीन को बनाना। और इस सेल के अंदर जो एक न्यूक्लियस हम देख पाते हैं, उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम है ये हमें दिखाई देते हैं 23 के पेयर में, क्योंकि ये 23 जो होते हैं वो हमें हमारी मदर से मिलते हैं और 23 जो होते हैं वो हमारे फादर से मिलते हैं। इनमें से जो 23rd पेयर होता है, पेयर आप लोग समझ रहे हैं ना, दो चीज़ों का एक साथ होना, वो बताता है कि आपका जेंडर क्या होगा, आप मेल होंगे या फीमेल होंगे, वो क्रोमोसोम डिसाइड करेगा। इसके अलावा जो बचे हुए क्रोमोसोम है 22 का पेयर, वो हमारी जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन को बताता है। क्या क्या बताएगा? जब आप इस क्रोमोसोम को निकालना शुरू करेंगे, जबकि ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने कभी एक रस्सी को देखा होगा जो कुछ ऐसी है। जब आप इसको खोलना शुरू करेंगे ना तो इसके अंदर से डीएनए निकलता जाएगा, क्योंकि डीएनए ही मिलकर क्रोमोसोम को बना रहा है। जब आप डीएनए को और खोलते जाओगे तो डीएनए के अंदर उसके छोटे छोटे जो ये इस तरीके से स्टिंग देखेंगे, क्योंकि देख नहीं सकते, वो बहुत माइन्यूट लेवल के ऊपर है, दिखाई नहीं देंगे। आप सोचे कि मैं एक सेल निकाल लूँ, क्योंकि थोड़ा सा
खून निकलता है तो सोच के देखिए उसमें से कितने सारे सेल बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ट्रिलियंस में है। आज तक नहीं पता है कि बॉडी में सेल कितने हैं, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था 2005 में यूएसए के द्वारा कंडक्ट किया जाता और लगभग 15 साल तक चला था। उसके बाद हमने ये पता लगा लिया कि हमारे एक सेल के अंदर 30,000 जीन होते हैं। और क्योंकि हमारे सेल एक दूसरे के रिप्लिका हैं, कॉपीज है, तो हर एक सेल में सेम ही तो जीन हुए ना। हाँ, नंबर ज़्यादा हो गया। अब मैंने आपको एक पॉलिटी की किताब पढ़ने को बोली, मैंने समझाया कि चलो लक्ष्मीकांत पढ़ लेना। आपने बोला मैम मेरे पास लक्ष्मीकांत बुक है। आप एक दुकान पे गए, उस दुकान पे लक्ष्मीकांत की 5 किताबें थी, लेकिन किताब तो लक्ष्मीकांत एक ही हुई ना। उन 5 को तो आप नहीं खरीदोगे इस वजह से क्योंकि 5 लक्ष्मीकांत है, आप एक खरीदोगे। एक के अंदर जो कंटेंट है वही सेम कंटेंट बाकी बची हुई 4 किताबों में भी होगा, राइट, क्योंकि वो वही किताब है, वही ऑथर है और वही लिखने वाले हैं और वही बिल्कुल फुल किताब आपको वहाँ पर मिल रही है, तो एक किताब मानेंगे हम, राइट। वैसा ही यहाँ पर है कि गिनती में तो ट्रिलियंस में है, हमें पता ही नहीं है कितने हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एक डीएनए के अंदर में, और फिर हम इसलिए यूजुअली बोल भी देते हैं कि हमारी बॉडी में 30,000 जीन्स होते हैं क्योंकि सेम है, रेप्लिका है। चलिए अब ये जीन्स जो होते हैं ये होते हैं पेयर्स, ये भी पेयर्स में है। ये पेयर्स में कैसे हैं? सबसे पहले इनको जो ये रखने वाले पेयर हैं ये क्या होते हैं इसको समझते हैं। ये जो होते हैं ये डबल हेलिक्स, ये 2 चीज़ों से बनकर बना हुआ है। अब आप अपने घर में सीढ़ियों को देखेंगे तो आपको पता है ना कि ऐसे एक वॉल हमें दिखाई देती है, रिलिंग जिनको बोला जाता है, वो अलग चीज़ों से बनी होती है, कोई स्टील से बना होता है, कोई कैसे। यहाँ पर जो ये इसको रखने वाले बनी हुई है रिलिंग, ये हेलिक्स इसको बोला जाता है, ये बना हुआ है फॉस्फेट एंड शुगर से। एक बार फॉस्फेट मिलता है, एक बार शुगर मिलता है, देन फॉस्फेट देन शुगर, और इस तरीके से ये एक रेखा जो है वो हमें बनती हुई दिखाई देती है। इसके बीच में भी पेयर है। जीन्स जो हमारे होते हैं वो 4 तरीके के हो सकते हैं, और 4 तरीके के जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में 2 जीन मिलके, यानी कि 2 जीन बोल रही हूँ मैं, 2 जो ये जीन्स का मटेरियल होता है जिसमें एंडेनाइन, गुआनानाइन, थाइमानाइन एंड साइटोसाइन, ये 4 हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? सब्सटेंस। जब ये 2 मिल जाते हैं तो एक जीन बन जाता है, और जीनोम बोला जाता है इन सारे जीन्स को आपस में मिलाकर। एंडेनाइन जो होता है वो हमेशा ही थाइमानाइन के साथ में कनेक्ट करता है, और यहाँ पर हम देख पाएंगे गुआनानाइन जो होता है वो हमेशा ही साइटोसाइन के साथ में करता है। तो इसी वजह से आप कैसे याद रखेंगे? ATGC। ATGC तो आसान है याद रखना, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछे पहले गए हैं प्रीवियस ईयर्स। अगर आप करेंगे तो आगे आने की संभावना भी इनकी होती ही है। बहुत बेसिक था। अब हमें DNA समझ में आ गया है मैम, अब आप हमें आर्टिकल पे वापस ले चलो। ठीक बात है, आर्टिकल पे हम वापस चले जाते हैं। कितनी बड़ी बात हो गई है। देखिए आर्टिकल जो है वो हमारा बात कर रहा है एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। आर्टिकल कह रहा है कि रिसर्चर्स यहाँ पर होल जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या कर रहे हैं बल्कि उन्होंने कर लिया है। यहाँ पर जो पुराने कब्रें होती हैं उनमें से वो वहाँ पे जो स्केलेटन्स वगैरह, उसमें अगर कोई DNA का कुछ भाग बचा हुआ है तो उसको बाहर निकाला, और उसके बाद में उस बचे हुए भाग से ये देखा, जैसे कि कुछ जर्मनी के एम्पायर थे। अब मैं नाम लेना इसलिए ज़रूरी नहीं समझ रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम क्यों ही रटें। आप लोग रटेंगे भी तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो होती है वो एक्चुअली में 18th सेंचुरी के बाद की पढ़नी होती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। बात यही है बस कि कैसे एक जर्मनी में रूल करने वाला मेडिवल इंडिया का, जो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर सिविलाइजेशन थी या फिर एम्पायर था, वो एम्पायर जिसके बारे में हिस्ट्री में ज़्यादा पता ही नहीं था कि वो निकला कहाँ से है, लेकिन DNA की मदद से पता चल गया कि उनके अंदर तो यहाँ पर जो इलीट वर्ग था उनका जो DNA था वो एक्चुअली में जो सेंट्रल एशिया के समय पे यहाँ पर सेंट्रल एशिया के लोग थे वहाँ का DNA होता था, उनसे काफ़ी क्या बल्कि पूरा का पूरा मैच ही हो रहा था। तो जब वो पूरा का पूरा मैच हो रहा था तो ये समझ में आ जाता है कि वो लोग मोस्टली जो यहाँ पर दावे किए जाते थे, जो डिबेट थी, उस डिबेट का अंत हो गया है। वो लोग कहाँ से आए थे? वो मंगोलिया से आए, और उन्होंने वर्ल्ड में आज तक का सबसे फास्टेस्ट जो माइग्रेशन है वो करके दिखाया, सेंट्रल एशिया से यूरोप में तक आने का, और लड़ाइयाँ भी लड़ी और उसके बाद अपना एम्पायर भी बनाया।
ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन पहले जो ये जीनोम थी, ये जीनोम एक्चुअली में सिर्फ लास्ट जो नियंदरथाल थे उनको समझने के लिए की जा रही थी, उनके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि वो स्पीशीज खत्म हो चुकी है। आज हम केवल और केवल होमो सेपियंस है जो हमें हर जगह दिखाई देते हैं, वो चाहे यूरोप में हो, चाहे सेंट्रल एशिया में हो, या फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, या फिर अफ्रीका में हो, कहीं पे भी हो। शुरुआत हमें पता चला था अफ्रीका से हुई है ह्यूमंस की, होमो सेपियंस के निकलने की, लेकिन हमारे अलावा भी इस धरती पर अभी तक 7 और इंसानों की जो स्पीशीज़ हैं वो रह चुकी हैं, प्रजाति रह चुकी है। हालांकि अब हम केवल एक ही बचे हुए हैं। उनके विलुप्त होने के पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगे और बहुत सारे कारण जो हैं वो बताए भी जाते हैं। एक साधारण रीज़न ना मैं बता सकी हूँ, ना ही और साइंटिस्ट बता चुके हैं कि क्यों डेवनोन, क्यों नियंदरथाल, क्यों जो अदर यहाँ पर स्पीशीज़ ऑफ ह्यूमन्स आई थी वो ख़त्म हो गई। होमोसेपियन ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस अर्थ के जब आप इतिहास को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि होमोसेपियन या फिर इंसानों का, मैमल्स का जो इतिहास है वो तो एक हाथ के नाखून के बराबर, उंगली के नाखून के बराबर है। और इस धरती का इतिहास इतना लंबा है, इसमें इतनी स्पीशीज़ रह चुकी हैं, इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ रह चुकी हैं कि यहाँ पर बात हो ही नहीं सकती है। तो एक तो हमें अपने आप को थोड़ा सा समझना चाहिए। और इसी वजह से जो बार बार सवाल उठते हैं ना कि मैम क्लाइमेट चेंज इतनी बड़ी समस्या है क्यों, अब आप समझ पाएंगे कि वो कितनी बड़ी समस्या है। पहले की प्रजातियां, डायनासोर तक विलुप्त हुए हैं और इंसान तो बहुत ही छोटी चीज़ है। हाँ, मानते हैं कि माइंड की वजह से हमने बहुत लंबी लंबी उछालें लगाई है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी आज 2 धारी तलवार बन गई है। एक तरफ वो हमारी मदद भी करती है और दूसरी तरफ वो हमें ही विनाश के तौर तक लेकर जा भी रही है। तो ये हमें समझ में आ रहा है। फिलहाल के लिए आर्टिकल पे वापस आके समझते हैं कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग भी क्या होता है, बिकॉज आर्टिकल और क्वेश्चन इन्हीं पे पूछे जाएंगे। कोई नहीं आपसे पूछेगा कि वहाँ पर ये कौन सा एम्पायर था जिसने ऐसा किया था, ये किया था, नहीं पूछेंगे आपसे वो, क्योंकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है ही नहीं। लेकिन सवाल उठेगा होल जीनोम सीक्वेंसेस के ऊपर, और सवाल उठेगा जीएस पेपर 4 के अंदर या फिर जीएस पेपर 3 में ही, ये पूछते हुए कि क्या ऐसा करना नैतिक है। हाँ, ये हमारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे सवाल, हिस्टोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सारी चीज़ों में हमारी मदद कर रहा है, लेकिन क्या ये करना नैतिक है या नहीं है, ये सवाल अगर आप लोगों ने एथिक्स पढ़ ली है तो आप लोग मुझे बताइएगा, आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर दीजिएगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं इसके ऊपर आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल में आकर बताऊं तो वो भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको पहले बताना होगा, क्योंकि मैं वीडियो को यहाँ पे भी और लंबा नहीं करना चाहती हूँ। तो आइए समझते हैं होल जीनोम सीक्वेंसेस को। देखिए, जीनोम की सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग शब्द का ही मतलब होता है किसी चीज़ को सीक्वेंस कर देना, किसी चीज़ को जो कि हमें नहीं पता है कि ये कैसी है और इसके अंदर क्या क्या है, उसको निकाल कर हमने सीक्वेंस कर दिया है। यानी कि ये जो हमारा डीएनए के 30,000 जीन है और वो पेयर से बने हुए हैं, तो टोटल 60,000 जो पेयर है वो हम इसके अंदर देख पाएंगे। उनमें से पेयर 1 जो है उसको 1 नंबर दे देना, पेयर 2 को 2, पेयर 3 को 3 और ऐसे दे देना। लेकिन पेयर 1 है कौन सा ये हमें क्या पता, राइट। उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया क्या जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए और सीक्वेंस करने के लिए पहले बॉडी से डीएनए लिया जाएगा। उस डीएनए को पहले स्मॉल पार्ट्स में कट किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े, इतना बड़ा हमारे पास आज तक कोई सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर है ही नहीं कि वो इतने सीक्वेंसिंग पूरे के पूरे एक साथ कर दे। तो हम क्या करते हैं, पहले डीएनए को अलग अलग पार्ट्स में काटते हैं, फिर उसको और छोटा ब्रेकडाउन करके कंप्यूटर तक दिया जाता है और फिर वो उसको सीक्वेंस करते हैं। 1000 जनरेट निकलते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के, और फिर इनको निकालने के बाद में इनको सीक्वेंस कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो था इसको सीक्वेंस करके इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। और जीन्स में इन्फॉर्मेशन होती क्या है, जीन्स के अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपकी हड्डियों से लेकर आपकी बालों तक। आपके बाल कर्ली है या स्ट्रेट है वो आपके जीन बताएंगे। आपकी आंखों का रंग भूरा है या काला है वो आपके जीन्स बताएंगे। आपके बॉडी के अंदर ब्लड कितना है वो आपके जीन्स बताएंगे। तो मैम ये तो हमारी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो दे देते हैं। यस, पूरी इन्फॉर्मेशन। आपको फ्यूचर में जाकर बीमारी क्या हो सकती है आज के 10 साल के बाद, वो भी आपके जीन्स के अंदर पहले ही होती है। तो आपको लग रहा होगा नहीं बीमारी का कैसे पता चल सकता है, बीमारी तो बाद में होगी ना, वो तो डिपेंड करेगा। हाँ, डिपेंड करेगा, लेकिन आपके जीन्स में पहले ही पता होता है कि अगर ऐसी कंडीशन में गए तो इनको ये बीमारी होगी ही होगी, क्योंकि वो आपके जीन्स के अंदर इन्फॉर्मेशन है। हाँ, उसी को सिक्वेंस करना होता है होल जीनोम सीक्वेंसिंग।
सीक्वेंसिंग, और इसी की मदद से हम लोग अब पास्ट में भी जाकर डीएनए अगर एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनकी भी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, बल्कि ऐसे स्पीशीज़ को हमने ज़िंदा किया है जो स्पीशीज़ भारत में या फिर दुनिया में ख़त्म हो चुकी थी। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को समझाया था यहाँ पर इब्रिश के बारे में, बोल्ड इब्रिश की, ग्रे बोल्ड इब्रिश की जब बात करे थे, जो कि यूरोप में एक्सटेंट हो चुका था, उसके डीएनए से उसको वापस लाया गया और अब उनकी जो संख्या है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ये इस तरीके के काम हो सकते हैं। क्या इससे तो क्लोनिंग भी हो जाएगी? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये सब यहाँ पढ़ने की बजाय जो नोट्स दिए हैं ना, वहाँ पर आराम से जाकर पढ़िएगा, वहाँ पर उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए, वही पूरा का पूरा प्रोसेस है कि कैसे यहाँ पर डीएनए को निकाला जाता है, फिर उसको तोड़ा जाता है, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है, डीएनए पढ़ता है, एनालाइज होता है और उसको बता देता है इस प्रकार से कि क्या क्या किस तरीके से ये है। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं जो कि है कोकोआ से रिलेटेड। अब कोकोआ, जिनको चॉकलेट खानी पसंद है उनके लिए आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने एक नया तरीका निकाल लिया है कोकोआ को इंडोर के अंदर भी उगाने का। कोकोआ जो होते हैं ना, जिसको हिंदी में कोको भी बोला जाता है, ये एक हम देख पाते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया की क्रॉप है। अब ये जो क्रॉप है, इसके जो बीज होते हैं वो चॉकलेट बनाते हैं। तो वैसे तो चॉकलेट आपको मीठी लगती है, लेकिन वो एक्चुअली में बहुत कड़वी होती है। तो जो डार्क चॉकलेट जिसको बोला जाता है वो रियल है, उसमें कोई शुगर नहीं डाला गया है। इसको खाने के बेनिफिट भी होते हैं, ये सेहत के लिए भी अच्छी होती है, और ऐसा मतलब ऑब्वियसली वो वाली चॉकलेट्स नहीं जो आप पैकेट्स में खा रहे हो, जो रियल कोकोआ पाउडर होता है तो वो ठीक होता है। लेकिन अब क्योंकि इनको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ये जो है ये केवल और केवल 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ के एरिया में बन सकती है, जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका को भी देख पाएंगे। और यहाँ पर हम क्योंकि इक्वेटर देखेंगे ना, बीच में 0 डिग्री देखेंगे अर्थ को जो बांट रहा है, और 20 डिग्री ऊपर तक, और क्योंकि इंडिया के भी कुछ भाग इसमें आते हैं, हम भी नदर्न हेमिस्फीयर में हैं, और हमारा भी जो एक्सटेंट है वो 37 डिग्री ऊपर से लेकर यहाँ पर नीचे तक कितना है, 8.7 डिग्री समथिंग। तो ये पूरा का पूरा है। तो 20 तक तो हम भी आ रहे हैं। तो हमारे भी जो स्टेट्स हैं उसमें कोकोआ का प्रोडक्शन होता है, और होता है तो इसका मतलब तो मैम ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने बस यही कोशिश की है कि ये जो कंडीशंस इसमें चाहिए होती है उनको हम इंडोर में कर पाएँ। क्या क्या कंडीशन चाहिएंगी पहले तो वो पता होना चाहिए। इसमें 2 कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। कौन सी 2? पहली कंडीशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है सनशाइन। जी, खूबसूरत सन जो है, और उस खूबसूरत सन की यहाँ पर जो सनशाइन है, रोशनी जो है, वो काफ़ी मात्रा में, भरपूर मात्रा में इनको मिलनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है रेनफॉल। बारिश भी इनको ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा भी ऐसे थोड़ी मोड़ी ज़्यादा नहीं चाहिए। इनको 1500 से 2000 mm की बरसात जो है वो चाहिए होती है, एंड दैट इज़ अ ह्यूज। अब ये बारिश कहाँ पर होगी? 2000 mm की हम अप्रोक्सीमेटली बात करें। एक तो इनको टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए, राइट? तो 32 डिग्री तक का टेम्परेचर, ये 39 डिग्री तक का आराम से सहन कर लेते हैं, और जो सबसे बेस्ट है वो कितना है, लगभग 27 डिग्री। जहाँ पर लगभग 27 डिग्री का टेम्परेचर होगा, वहाँ पर जरा थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी में जाइए और याद करिए वहाँ पर क्या होगा, साइक्लोन बनेंगे। साइक्लोन बनेंगे यानी कि जो वार्मिंग है ओशन की वो होगी, क्योंकि इतने में तो समुद्र भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं अगर लंबे समय तक मिलता रहे। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं इक्वेटर की, और क्योंकि हमें पता है हमारी जो अर्थ है वो क्या है, थोड़ी सी एक एक्सेस पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे। तो इक्वेटर के ऊपर सन की जो रेज है वो मोस्टली स्ट्रेट आती हैं और ज़्यादा ही आती हैं, और ज़्यादा ही आती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक यहाँ पर कोई साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होते हैं, क्योंकि साइक्लोन के लिए दूसरी कंडीशन चाहिए होती है, कॉरियोलिस फोर्स। अब कॉरियोलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो कोई साइक्लोन तो नहीं है। लेकिन अब क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और आसपास समुद्र है, तो एवोपोरेशन होगा तो वो ऊपर उठेंगी, हवाएं ऊपर जाएंगी, तो ऊपर एल्टीट्यूड पे ऊपर जाते हैं तो ठंड होती जाती है। ठंड होगी तो वो जो हवा जो ऊपर उठ के खुश होके जा रही थी, क्योंकि नीचे से उसको क्या मिल रहा था, लो प्रेशर हो रहा था, हाई प्रेशर से वो ऊपर उठ जाती है। गर्म हवाएं हमेशा ऊपर जाती हैं, आपने देखा भी होगा। आप
पानी को अपने घर में किचन के अंदर रख भी सकते हो उबलने के लिए, पहले भी देखा है। तो गर्म हवाएं क्या करती है, हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, तो वो ऊपर जाती है और फिर होता है कंडेंसेशन। जैसे ही वो ठंडी होती है वो आसपास में हाइग्रोस्कोपिक जो वहाँ पे न्यूक्ली है उससे मिलेंगे, उसमें धूल वगैरह भी हो सकती है, गैसेस भी हो सकती है, और साथ में मिलकर बादल बना देते हैं। अब ये जो बादल होते हैं बारिश भी करेंगे, राइट, क्योंकि ग्रेविटी का भी जोर है और उसमें भी ह्यूमिडिटी के डिपेंडेंस है कि कितनी ह्यूमिडिटी है। जब यहाँ पर लगातार बारिश होगी तो एक एरिया कौन सा है, इक्वेटर के आसपास का और सब ट्रॉपिक का एरिया हमें ऐसा दिखाई देता है कि जिसमें बारिश भी हो सकती है क्योंकि एवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, और जितना तापमान चाहिए वो भी रह सकता है क्योंकि सन की सनशाइन यहाँ पर ज़्यादा होती है। बल्कि अगर आप 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के इक्वेटर पे देखेंगे वहाँ तो हर दोपहर को, मतलब शाम होते होते वहाँ पर हर शाम को क्या होता है, बारिश होती ही होती है। और दिन में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो यानी कि ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा गई होगी ऊपर और कंडेंसेशन हुआ होगा, और इस वजह तक शाम तक वहाँ पर बारिश हो जाती है। तो हम आते हैं सब ट्रॉपिक में, हम इक्वेटर पे तो नहीं है, सब ट्रॉपिकल रीजन में जो कि 23.5 डिग्री ऊपर तक होता है, जिसमें हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ऊपर देख पाते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को इसमें नीचे देख पाते हैं। तो कर्क रेखा हमें ऊपर दिखाई देती है और मकर रेखा नीचे की तरफ दिखाई देती है। तो हम आते हैं नदर्न हेमिस्फीयर के इस भाग में। तो चलिए थोड़ा सा कंट्रीज को याद कर लेते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो वर्ल्ड की टॉप 20 कोकोआ प्रोड्यूसर कंपनीज ने जो ये काम किया है इंडोर में ये सारी फैसिलिटीज़ करवाने का, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में से अपना कोकोआ खरीदती हैं। सबसे पहला तो आइवरी कोस्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ आप यहाँ पर इस रीजन में यहाँ पर आप आइवरी कोस्ट को देख पाते हैं। देन हम देखेंगे घाना को। घाना का मतलब ये रीजन अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमने मैप दिखाया था और मैप में हमने देखा था कि अफ्रीका का जो ये रीजन है, इस रीजन में और मेडागास्कर के अंदर अगर इस एरिया को थोड़ा छोड़ देंगे तो मोस्टली यहाँ पर कोकोआ की प्रोडक्शन होती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर को हम देख पाते हैं कि यहाँ से जा रहा है, ये 0 डिग्री है और भारत में ये पूरा आपको दिखा रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं है, एज अ कंट्री की तरह दिखा दिया। केवल ये जो नीचे की 4 स्टेट है हमारी वही आती हैं, राइट, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं 23.5 डिग्री से इंडिया के मध्य प्रदेश वाले रीजन में से भी तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो वो गुजर जाते हैं ना, तो ऊपर के एरिया में हमें ये नहीं मिलता है। भारत में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, केरला दूसरे नंबर पर है, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक एंड तेलंगाना। तो इंडिया में ये 5 ही ऐसी हैं जो इसका प्रोडक्शन करती हैं। कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, इसके बीज होते हैं जिनको जब ये पक जाते हैं तो इन्हीं को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर पाउडर फॉर्म में बना दिया जाता है जिसको कोकोआ पाउडर भी बोला जाता है। इसके अलावा हम इंडोनेशिया में भी देख पाएंगे। अब आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी, 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ, तो आप आराम से ये जो इक्वेटर यहाँ से होता हुआ गुजर रहा है इसके बेस्ड के ऊपर आप इसको समझ लेंगे। ब्राज़ील में हमें बहुत मात्रा में देखने को मिलता है, एक्वाडोर के अंदर हम यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा हम कैमरून, नाइजीरिया, पेरू के अंदर भी जो कि यहाँ पर है, और हम देख पाएंगे डोमिनिकन रिपब्लिक में, यहाँ पर युगांडा, मेक्सिको, वेनेजुएला इंडिया में मिल जाता है, ग्वाटेमाला के अंदर मिल जाता है, मेडागास्कर, हाइती, टोंगो, ये सारी की सारी कंट्री हैं जिनमें ये मिलता है। मोस्टली आपको जो ये घाना का रीजन है इस रीजन को ज़्यादा याद रखना है क्योंकि ये PYQ भी रह चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स का। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं जो कि है जर्मनी के इलेक्टोरल आर्किटेक्चर के ऊपर, एंड इट इज़ अगेन ए इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आप लोगों को लग सकता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट होगा नहीं क्योंकि ये तो जर्मनी की बात कर रहा है, हमें उससे क्या, हम तो अपने ही पॉलिटिकल सिस्टम को समझ ले, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट होने का कारण है यूपीएससी ने पहले सवाल मेंस में ऐसे पूछे और वो भी पॉलिटिकल साइंस के बच्चों से नहीं, जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 2 के अंदर फ्रांस से कंपेयर करने को बोला गया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को और पॉलिटिकल सिस्टम को। तो हमें समझ में आ जाता है कि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत में हमें एक्चुअली के अंदर में जो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो न्यूज़ में आ रही हैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम को पता होना चाहिए, ऐसा यूपीएससी हमसे उम्मीद करता है। अब ऐसी उम्मीद करता है तो फिर मैं आप लोगों को कैसे छोड़ सकती हूँ, अब तो मैं आपको ये पढ़ाऊँगी ना। तो देखिए हम बात कर रहे हैं जर्मनी के इलेक्टोरल आर्किटेक्चर के बारे में। अब इसको मैं थोड़ा इन्फोग्राफिक मेमोरी बनाना चाहती हूँ आप लोग थोड़ा इसको समझें क्योंकि ये इंडिया जैसा तो नहीं है। इंडिया जैसा नहीं है तो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान भाषा में मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊँ सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए। शुरुआत करते हैं। हमें पता है इंडिया के अंदर हमारी एक पार्लियामेंट है
और अच्छी बात यह है कि जो जर्मनी है उनके अंदर भी पार्लियामेंट जो है वो होती है, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, या अदर टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है, कहीं पे अथॉरिटेरियन होती है, कहीं पे और होती है, राइट। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम तो हमारा जो बेस है, जो नींव है, वो तो हमारी दोनों की बराबर है। इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर हमें लगता क्या है, बल्कि है ही कि हमारा एक होता है लोअर हाउस जिसको लोकसभा बोलते हैं, एक होता है अपर हाउस जिसको राज्यसभा बोलते हैं, और एक होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ये तीन मिलकर इंडिया की जो यहाँ पर पार्लियामेंट है उसको बनाते हैं। जर्मनी में जब हम आ जाएंगे, मैं बार बार कंपेयर इस वजह से कर रही हूँ ताकि आप लोग समझने में आपको आसानी होगी, आप समझ पाएंगे, क्योंकि जर्मनी में ये आर्टिकल किसके बारे में है वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी। पहले एक बार इसको समझते हैं। जर्मनी में जब आप लोग जाते हैं तो पाते हैं कि जर्मनी के अंदर पार्लियामेंट है, और ऐसे ही लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ में वहाँ पर भी लोअर हाउस एंड अपर हाउस है। वहाँ का जो लोअर हाउस है उसको बोला जाता है बुंडेस्टैग। अब देखिए, नाम अलग है, देश अलग है, भाषा अलग है, तो नाम भी अलग होंगे। हमारा लोकसभा है, उनका बुंडेस्टैग है। तो आपको नाम बेशक याद ना रहे, दैट्स फाइन, लेकिन क्या सिस्टम है वो याद रखना है। उनका जो अपर हाउस है उसका नाम होता है बुंडेसरात। एक है स्टैग, एक है सरैत, तो ये इनमें डिफरेंस है। अब दूसरा जो डिफरेंस है, यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं लेकिन वो पार्लियामेंट का भाग नहीं होते। ऐसा कुछ सवाल नहीं है, टेक्निकली तो नहीं है, मतलब कि क्योंकि ना उनका जो ये फेडरल कन्वेंशन है उसके अंदर लिखा गया। फेडरल कन्वेंशन क्या है, एक तरीके से जैसा हमारा संविधान होता है वैसे ही उनका भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारी बातें लिखी गई हैं, और वो फेडरल गवर्नमेंट होते हैं। चलिए, अब हमने समझ लिया है कि ठीक है पार्लियामेंट है। इनका इलेक्शन के ऊपर आर्टिकल आया हुआ है, और इलेक्शन के ऊपर बात भी किससे है, इन 733 एमपीओ से। और किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, मान लीजिए इंडिया के लोकसभा की बात हो रही है। हमने इंडिया का लोकसभा के इलेक्शन बहुत अच्छे से समझे थे, और हमने देखा कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से इंडिया में बनी, बीजेपी लेड। अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो लोकसभा होती है उसमें तो 550 मेंबर होते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है हम, लेकिन जर्मनी में जो कि हमसे साइज़ में भी कोई ज़्यादा मतलब बड़ी दिखाई दे नहीं रही है, और ऐसी कंट्री के जो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में यानी कि उनका जो लोअर हाउस है वो टोटल 733 है। और ये उन लोगों को लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि जो खर्चा वगैरह भी आता है या और भी बहुत सारे कारण है, बेसिकली वो इसको क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। लगभग 636 के आसपास लाना चाहते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन पूरी जो यूरोप के सारे देशों से बनकर यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की जो यहाँ पर पार्लियामेंट बनाई गई है उसके अंदर भी 720 से ज़्यादा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो नहीं है। तो ये सबसे बड़ी हो जाती है दुनिया में, और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ये करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, सीटें घटानी पड़ेंगी। लेकिन सीटें घटा तो देंगे, लेकिन ये सीटों पर बैठने वाले वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जब हम इंडिया की बात करेंगे तो लोकसभा के इलेक्शन में वापस जा रहे हैं। आई विश कि आज मैं आप लोगों को जो मेरे फेस वाली वीडियो वो दिखा पाती, शायद आप लोग और डिटेल में समझ पाते, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा समझने की। जब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि इंडिया के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटा होता है, और क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम है जो कि हमने कनाडा से लिया है, वैसा ही सिस्टम कुछ यहाँ पर जर्मनी में होता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा फर्क है। देखिए, दो चीज़ समान है। फेडरल क्या होता है, फेडरल का मतलब होता है सेंटर और स्टेट के बीच की पावर्स को अलग रखना, यानी कि स्टेट जो होंगी वो सेंटर के नीचे नहीं आती है, सेपरेशन ऑफ पावर है। तो वही यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। लेकिन हमारा जो फेडरलिज्म का मॉडल है वो हमने लिया है कनाडा से, तो वहाँ पर क्या होता है, सेंटर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। और यही मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि हमारा शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस 3 लिस्ट नेमिंग यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट रिप्रेजेंटेटिवली, और वो हमें बताता है कि कितनी एंट्री कौन सी लिस्ट में होगी और कौन सा कानून बनेगा जब अगर सेम दो चीज़ें स्टेट के पास में भी हो और सेंटर के पास में भी हो, और अगर स्टेट का जो कानून है वो सेंटर के कानून के विरोधाभासी होगा, विरोध में होगा, या उसका कुछ जो भाग होगा वो सेंटर के कानून के साथ में नहीं लग रहा होगा, तो या तो वो पूरा एक्ट या फिर उसका भाग वो वॉइड मान लिया जाएगा, ख़त्म मान लिया जाएगा उसी दिन से जिस दिन सेंटर ने उस मुद्दे के ऊपर कोई कानून बना दिया।
इससे हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो सेंटर है, यूनियन है, वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू स्टेट। अब जब हम आते हैं जर्मनी के ऊपर, तो जर्मनी में देख पाते हैं कि जर्मनी के यहाँ पर जो फेडरलिज्म है वो वहाँ पर स्टेट में भी उतनी ही शक्तियों के साथ है जितनी सेंटर के पास में, यानी कि सेंटर की वहाँ पर जो एक पकड़ है वो ज़्यादा नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पर तो जो कानून होते हैं वो स्टेट के द्वारा पार्लियामेंट में नहीं दिए जा सकते अगर वो उनके हैं। देखिए, 2 स्टेट कानून कुछ जो है पार्लियामेंट तक दे सकती है, लेकिन वो कब होगा? तब होगा जब 2 स्टेट के बीच का कोई झगड़ा है और वो चाहते हैं कि हमारा जो समाधान है वो पार्लियामेंट कर दे, या जो बीच में मान लीजिए एक स्टेट है वो चाहती है कि उसको काउंसिल बना दिया जाए, तो वो कर देगी पार्लियामेंट में कि हमारे यहाँ पर एक काउंसिल भी होनी चाहिए, विधानसभा भी होनी चाहिए, राइट। तो ऐसी चीज़ों पर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि किसी स्टेट को लगता है कि ये कानून पारित हो जाना चाहिए, मान लीजिए महिलाओं से रिलेटेड कोई कानून है, तो वो पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है और डिफरेंस है। समानता है फेडरल सिस्टम, डिफरेंस है फेडरल सिस्टम के अंदर पावर्स का। दूसरे कंपोनेंट पे चलते हैं। अब हमें फेडरल सिस्टम समझ में आ गया, तो इलेक्शन पे आना होगा, अलग अलग इलेक्शन होंगे। स्टेट के इलेक्शन को छोड़ देते हैं। हमारे भी स्टेट के इलेक्शन नॉर्मली हमें पता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पर उनको चुनाव कर लिया जाता है। अब हम आते हैं सीधा सीधा यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शंस पर या फिर बुडेनस्टैंग के इलेक्शन के ऊपर। बुडेनस्टैंग के इलेक्शंस को हम जब देखते हैं जर्मनी में, तो पाते हैं कि वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है इंडिया की तरह, और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बना रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वहाँ पर अपने अपने इंडिविजुअल जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इलेक्शन लड़ने के लिए उठाते हैं और वो लोग जीत जाते हैं तो वो आ जाते हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन होता है ये भारत में पूरे के पूरे 550 जो हमारे एमपी है उनके लिए होगा, और इनमें से सिंपल मेजोरिटी के पास में जिसके भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिल गई, वो मेजोरिटी ऑफ लीडर यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। और ये मेजोरिटी जो हाउस का इसका जो लीडर होगी पॉलिटिकल पार्टी का, वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। दैट्स इट, दैट्स सिंपल। यानी वोटिंग जो होती है इसको बोला जाता है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। टेरिटोरी के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से जो जीतता गया और जिसके ज़्यादा एमएलए जीते वो यहाँ पर लीडर बन जाएगा। बहुत सिंपल है। लेकिन हम और यहाँ पर वोट कैसे हो रही है, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट होती है, यानी कि सिंगल है और उनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब हम आते हैं जर्मनी में, तो देख पाएंगे कि यहाँ पर जैसे हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो कुछ यहाँ पर होता है कि यहाँ पर 299 जो सीट होंगी वो तो लोकसभा की तरह भर ली जाएंगी, लेकिन जो बची हुई सीट होती हैं उन सीटों को फिर से एक बार वोटिंग कराई जाती है जनता से ही, और वो वोटिंग अब यहाँ पर कोई एक चेहरे के ऊपर ना करवाकर पार्टी के बेसिस पे कराई जाती है। सपोज कीजिए 250 सीट इंडिया में लोकसभा के अंदर भरनी होती, जो आपके कोई नॉर्मल एमपी उठे हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से और उन्होंने भर दी, और अब उसी के लिए दोबारा चुनाव किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और वो कह रहे हैं कि 250 सीट बची हैं और इसमें आपको किसी इंडिविजुअल को यहाँ पर वोट नहीं देना है बल्कि पार्टी को वोट देना है। या तो बीजेपी की वोट डालिए या कांग्रेस की वोट डालिए। आप कहेंगे कि इनके कौन उठा हुआ है, वो कहते कोई नहीं उठा हुआ, वो पार्टी अपने आप देख लेंगे कि वो किसको मेंबर बनाएंगी, आप बस वोट करिए पार्टी को। ये सिस्टम है जर्मनी का कि 299 लोग वो होंगे जो कि चुनकर आए हैं, 299 के बाद वाले जो लोग बच गए हैं वो कौन होंगे, वो पार्टी खुद चुनेगी। लेकिन जिस भी पार्टी को जितना ज़्यादा वोट मिले होंगे, पार्टी बीजेपी को मान लीजिए यहाँ पर मिल गए 60% वोट, तो 60% वोट यहाँ 40% मिल गए कांग्रेस को, और कुछ यहाँ 30 मान लीजिए 10% कुछ और को भी मिल गई है। ये पूरा का पूरा 3 पॉलिटिकल पार्टी थी। अब इसके आधार पर जितने एमपीज हैं उसमें से 60%, मान लीजिए यहाँ पर सीट जितनी बची हुई है उसमें से 60% जो सीट हो जाएंगी वो रिजर्व हो जाएंगी इनकी, ताकि इसके अंदर कोई भेदभाव भी ना हो, गड़बड़ भी ना हो। अब इसको करने के लिए अब आप सोचिए कोई ऐसी भी छोटी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसका पूरी कंट्री के अंदर, क्योंकि जर्मनी में 16 स्टेट हैं तो 16 में उतना ज़्यादा नहीं जानते, यानी कि उनका रिप्रेजेंटेशन तो बहुत कम होगा। वैसे इसका फ़ायदा ये होता है कि छोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, मान लीजिए अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी ना जीती हो तो भी उनका 1 या 2 मेंबर तो यहाँ पर एमपी बन ही जाता, तो ये इसका बेनिफिट भी है, यानी कि अच्छा भी है।
ऑल्दो आप इनको दोहरा इलेक्शन बोल सकते हो, मिक्स्ड बोल सकते हो, या फिर डबल वोट जो है वो यहाँ पर हो रही हैं। तो ये आप, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो एक तो ये मैकेनिज्म हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि अब यहाँ पर जो जिसकी मेजॉरिटी हो जाएगी, सिंपल मेजॉरिटी के साथ में पॉलिटिकल पार्टी, और जो ये हो गया है उसके बाद में वो बन जाता है चांसलर। क्योंकि जर्मनी के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर में शब्द ही गलत इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, जो जर्मनी के अंदर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। पर मैम, ये तो प्राइम मिनिस्टर ही होता है हमारे इंडिया में। तो हाँ, प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन उन देशों में जिन्होंने प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। ये प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, वो ब्रिटेन से निकली है, इसीलिए हम इसको प्राइम मिनिस्टर की तरह जो है वो लेकर चलते हैं। लेकिन अब दूसरी कंट्री चाहे वो कुछ भी नाम रख दे, उन्होंने उनका मन किया हम तो चांसलर कहेंगे, तो उन्होंने चांसलर कहना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ही बोला जाता है। और ये अब आप समझ गए हैं, फेडरल सिस्टम को समझ गए हैं। एक और चीज़ को कंपेयर कर लेते हैं कि कल को अगर सवाल आ गया तो आप उसमें भी जवाब दे पाएंगे। जुडिशरी, हमें पता है हमारी तरह यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो क्या कर रहा है, एक ही साथ बैठा हुआ, राइट। कोई अमेरिका की तरह ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अलग है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सेम है। हमारे में भी कानून निर्माता और एग्जीक्यूटिव जो कि गवर्नमेंट होती है वो लोकसभा के अंदर ही बैठती है। जुडिशरी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सेपरेटेड है, वैसे ही जुडिशरी का रोल यहाँ पर भी सेपरेटेड है। हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, इनका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होता है। जो कि थोड़ा सा फर्क बस एक ये है कि जुडिशरी वैसे सेपरेट है और वो पॉलिटिकल पार्टी से भी बिल्कुल अलग है, कोई किसी के साथ मिलकर काम नहीं करता है। लेकिन फ़र्क ये है कि जुडिशरी के जजेस का चुनाव कैसे होता है। जुडिशरी के जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चुनाव इंडिया में जो होता है वो होता है कॉलेजियम सिस्टम की मदद से। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, यानी कि ये सिस्टम बनाया गया है जिसके अंतर्गत सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस जो 4 सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, वो किस जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है उनके नाम को सिलेक्ट करके यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास, गवर्नमेंट के पास में भेजेंगे और फिर प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट कर देंगे जिनको भी बनाना चाहते होंगे, राइट। बहुत अच्छा लग रहा है, जजेस को पता है कौन आना चाहिए और उनके लिए एलिजिबिलिटी वगैरह है, वो सब आप अपना पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर के अंदर पढ़ लीजिएगा। लेकिन अब हम देखेंगे जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी का तो हमारी बुक में तो नहीं मिलेगा ना। जर्मनी में क्या होता है ना कि जर्मनी में ऐसा कोई कॉलेजियम सिस्टम नहीं है। वहाँ पर डायरेक्टली जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, डेलीगेट्स हैं, वो प्लस जो रीजनल पार्लियामेंट्स बनी हुई हैं, और ख़ास करके जो यहाँ पर हमें लोकसभा और पार्लियामेंट है वो 2 बनकर, रीजनल का तो इतना रोल नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और जो यहाँ पर वहाँ की बुंदेलैंड है, ये मिलकर क्या करती हैं, ये मिलकर यहाँ पर इलेक्ट करती हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मेंबर्स को। तो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के मेंबर्स को करेंगी, और जो यहाँ पर पार्लियामेंट आप देखेंगे, अपर हाउस लोअर हाउस, वो दोनों सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन यहाँ पर जज बनेंगे उनका चुनाव करती हैं। अब पॉलिटिकल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम, ये सब मैंने आपको बता दिया है। कल को अगर जैसे सवाल मेंस में पहले फ्रांस के ऊपर पूछा गया था, अब आराम से आप उसको कंपेयर कर पाएंगे कि बहुत सारी समानताएं भी हैं, लेकिन साथ साथ में विभिन्नताएं भी हैं, यानी कि सिमिलरिटीज़ है लेकिन साथ साथ में डिफरेंट भी हमें दिखाई देता है। क्या इंडिया को जर्मनी का सिस्टम अपना लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। और इंडिया को ना अपनाने का कारण, क्योंकि सवाल ये पूछेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उनमें से कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो रिप्रेजेंट अपने आप को नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वो छोटी हैं, उनके जो मेंबर ऑफ हाउस है वो नहीं बन पाते हैं उतने, और नहीं बन पाते तो इस वजह से वो पहुँच नहीं पाते, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत नहीं पाती हैं। इससे एक अच्छी उम्मीद रहती है कि कोई एक ऐसा इंसान जिन्होंने नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, देश के लोग उनको ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो वहाँ पर जाए, अपना काम दिखा सके और उसके बाद में परिणाम भी अच्छे बेहतर ला सके। तो इंडिया को क्या ऐसा करना चाहिए? मेरा मानना है नहीं करना चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दोहरे खर्चे, एक बार में आप पहले इलेक्शन कराएंगे फिर दूसरा इलेक्शन, डबल वोटिंग होगी पॉलिटिकल पार्टी के, उस पर एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। अभी हमारा सिस्टम ठीक चल रहा है, अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सेक्टर
के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हाँ, इन फ्यूचर में जाकर जब हम इन सारी मौलिक चीज़ों को प्राप्त कर ले, उसके बाद अगर चेंज करना चाहे तो दैट्स इट फाइन। ये आप कंक्लूजन दे सकते हैं, ऐसे सवाल ही आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा मैपिंग को देख लेते हैं। जर्मनी में मैंने आपको बताया 16 डिवीजन है, यानी कि 16 यहाँ पर हमें जो स्टेट हैं वो दिखाई देती हैं। अब जर्मनी के अगर हम थोड़ा सा जोग्राफिकल मैप को भी देख लें कि क्या क्या यहाँ पर है, तो देख पाएंगे कि ये बहुत यूरोप के अंदर बहुत ही नदन ऊपर आता है, क्योंकि इसका जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो मिलती है लग्जमबर्ग के साथ, जो कि यूरोप की सबसे छोटी कंट्री है। इसके अलावा फ्रांस के साथ, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, मुझे आपको दिखाना ही पड़ेगा बनाकर। मान लीजिए ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ अफ्रीका को, ठीक है, दिस इज़ अफ्रीका, ये और नीचे जा रहा है, यहाँ से हम ऊपर आएंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को बनाएंगे, ऊपर जाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ये अफ्रीका हो गया। अब अफ्रीका जो आपने देखा, यहीं पर हम क्या देख पाते हैं, यहीं पर हम देख पाते हैं साउदर्न अरेबिया को, और नीचे आते हुए यहाँ पर इंडिया को देख पाएंगे। दोबारा बनाना पड़ेगा, ये आप ऊपर गए, यहाँ से हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाया, यहाँ तक आए और इसको मिला दिया। चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम आएंगे यूरोप के ऊपर। मैं चाहती थी कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, लेकिन वो साथ साथ में चला जाता है। तो आप इसको देखिए, अब जब यूरोप में आप आते हैं तो देख पाते हैं कि ये जो यूरोप का एरिया है, यहाँ पर ये कौन सा एरिया है, ये फिर एशिया आ जाता है उधर का। ये जो एरिया है, इसमें एक तो हम इटली को यहाँ पर देख पाते हैं और ग्रीस को थोड़ा निकला हुआ देखकर, और यहाँ पर मिल जाता है। और ये जो बीच वाला एरिया है, ये होता है मेडिटेरियन सी, राइट, ये पूरा का पूरा हमें मेडिटेरियन सी दिख रहा है। यहाँ पर हम पहले पुर्तगाल को देखेंगे, फिर स्पेन को देखेंगे, और यहाँ पर फ्रांस को देखेंगे, और फ्रांस के ऊपर यहाँ पर आप जर्मनी को देख पा रहे हैं। और ये जो ऊपर का भाग है, ये क्या भाग है, यहाँ पर नॉर्थ सी और बाल्टिक सी हमें दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर हम डेनमार्क को देख पाते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जर्मनी की एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ। अब जर्मनी की बाउंड्री जो है वो इधर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लगती है नीदरलैंड के साथ में। नीचे आएंगे तो देख पाएंगे बेल्जियम को, और नीचे आएंगे तो देख पाएंगे फ्रांस को, और फ्रांस से आगे थोड़ा सा ऊपर लग्जमबर्ग, और नीचे स्विट्जरलैंड भी यहाँ पर अपनी बाउंड्री जो है वो साझा करता है। फिर ये देख लिया है आपने, तो अब हमने स्विट्जरलैंड देख लिया, तो हम देखेंगे इटली कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इटली के साथ में भी यहाँ पर है, तो इटली जो है उसकी भी बाउंड्री यहाँ पर शेयर होती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को हम यहाँ पर देख पाते हैं, ऊपर जाएंगे तो चेक रिपब्लिक को देख पाएंगे, और यहाँ पर ये भी बाउंड्री अपनी शेयर कर रहा है। ऊपर इसकी मैरीटाइम बाउंड्री होती है नॉर्थ सी के साथ में, ये आपको यहाँ दिखाई देगा, और इधर बाल्टिक सी के साथ में, दोनों जो समुद्र हैं जो कि डेनमार्क को यहाँ पर बांट रहे हैं, उनके साथ में इसकी बाउंड्री हमें शेयर होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अंदर ऊपर की तरफ हमें नॉर्थ यूरोपियन प्लेन दिखाई देते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो सब पोलर रीजन है उसमें ईस्टर्ली विंड चलती हैं, और उसी कारण से उसका जो वेस्टर्न मार्जिन होता है वहाँ पर डेजर्ट होते हैं। लेकिन जब हम सब पोलर से टेम्परेट रीजन में जाते हैं, जब हम 66.5 डिग्री 23.5 डिग्री से ऊपर बढ़ जाते हैं, बल्कि 30 से 35 डिग्री तक ऊपर चले जाते हैं, तो हम देखते हैं अब जो है कितनी ही गर्मी हो, ITCZ कितना ही ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो जाए, लेकिन यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, यूरोप के अंदर की वो वेस्टर्ली हैं। वेस्टर्ली हवा हमेशा जहाँ से चली होती है उसी नाम से जानी जाती है, यानी कि वो वेस्ट से उठती हुई यहाँ पर ईस्ट की तरफ बहती हैं। और इसके पीछे कोरोलिसिस फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है, और जो हमारी हवाएं कैसे उठती हैं, कैसे वो होती हैं, वो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ सकते हैं, उसके भी नोट्स आपको शेयर किए गए हैं। फिलहाल वापस आते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर अब क्या होगा, क्योंकि ये ईस्ट से जा रही है, यहाँ पर समुंदर है, इन्होंने एवापोरेशन किया होगा, यहाँ पर कुछ चट्टानें भी आएंगी, टेम्परेचर भी होगा, ठंड है, टेम्परेट जोन है, तो यहाँ पर वो थोड़ी थोड़ी बारिश करती हुई जाएंगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा नहीं है, ह्यूमिडिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हम बड़े बड़े जंगल तो नहीं देखेंगे, फॉरेस्ट होंगे, लेकिन वो इतने फॉरेस्ट नहीं होंगे जैसे रेन फॉरेस्ट या फिर सब पोलर एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। सॉरी, पोलर एरिया बोल दिया मैंने, सब ट्रॉपिकल एरिया।
यहाँ पर क्या होते हैं कि थोड़े बहुत पेड़ पौधे होंगे, ग्रीनरी होगी किस मार्जिन के ऊपर, इस वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर। जब हम बीच में आएंगे कॉन्टिनेंट के तो देख पाएंगे कि बीच में ग्रासलैंड्स होंगे, ग्रासेस, क्योंकि अब बारिश कम होती जा रही है लगातार, जैसे जैसे हम लोग ईस्ट की तरफ जाते जा रहे हैं तो ग्रासेस होंगे, पेड़ नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनको पानी ज़्यादा चाहिए पेड़ बनने के लिए। और जैसे ही आप आएंगे ईस्टर्न मार्जिन की तरफ आप देख पाएंगे कि यहाँ पर तो डेजर्ट का एरिया आ गया है। तो आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ तक बरसातें जो हैं वो बिल्कुल कम हो चुकी होंगी। और यही आप इधर भी देख पाएंगे। यहाँ पर देख पाते हैं एल्प्स का रीजन है क्योंकि पहाड़ है, तो पहाड़ का ये जो एरिया है, इस एरिया के एक होती है लीवर्ड साइड और एक होती है यहाँ पर बैक साइड। तो लीवर्ड साइड जो होती है, फ्रंट साइड जो होती है, उसमें क्या होता है, पहाड़ से बादल टकराते हैं और उसकी वजह से रेनिंग वहीं पे वो करते जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ग्रीनरी दिखेगी, मूनरिच का एरिया मिलेगा। यहाँ पर नदियाँ भी आप मेनली जो जर्मनी के अंदर फेमस नदियाँ हैं उनको देख पाएंगे। ऊपर जब जाएंगे तो राइन रिवर वैली यहाँ पर, और राइन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है यूरोप में भी और इसके जर्मनी के अंदर भी। इसके अलावा हम यहाँ पर फ्रैंकफर्ट AM माउंटेन्स को देख पाएंगे। हर्ज माउंटेन यहाँ पर दिखाई देती है, और माउंटेन्स है जो कि अपनी बाउंड्री चेज रिपब्लिक की तरफ दिखा रहे हैं। अभी आप पहाड़ देख रहे हैं कि एक तरफ तो बहुत ग्रीन दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ कुछ भी ग्रीनरी नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि वो बरसात जो है वो एक ही तरफ हो जाती है और जो दूसरे साइड होती है उसी पहाड़ की वो बिना वेजिटेटिव स्टेट के रहती है, ज़्यादा वहाँ पर नहीं दिखता है। एक जर्मनी में हम ब्लैक फॉरेस्ट देख पाते हैं। अगेन कहाँ पर है, वेस्टर्न साइड ऑफ जर्मनी के ऊपर, और ये ब्लैक फॉरेस्ट बहुत ही फेमस है। यहाँ से हमें ब्लैक फॉरेस्ट नाम की जो रिवर है वो भी निकलते हुए दिखाई देती है, और इसी में से हम डेनूबे रिवर जो है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है, डेनूबे रिवर मतलब बहुत लंबी, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर में आती है, तो वो भी यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट से ही निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट से थोड़ा आगे जाएंगे तो हम देख पाएंगे यहाँ पर लिechtenstein कंट्री के और स्विट्जरलैंड जो है उसके बीच में और जर्मनी के बीच में लेक कॉन्स्टेंस को, तो कॉन्स्टेंस जो लेक है वो भी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। मेनली हमने इसको पूरा पढ़ ही लिया है जर्मनी को। अब हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत इजी था। कैपिटल तो आप लोगों को पता ही होगा, बर्लिन, तो वो तो जिन्होंने भी वर्ल्ड वॉर या हिस्ट्री पढ़ी है वो समझ गए होंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर प्रीलिम्स के लिए, तो जल्दी जल्दी हम इसको ख़त्म करने वाले हैं क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें ये होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ में, जो कि यहाँ पर बात कर रहा है सिटी को लेकर। अब सिटी को लेकर क्या बातें हो रही हैं कि एशिया के अंदर जो है 3D मैपिंग हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और एशिया के अंदर जो सिटीज़ हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ बन रही है एशिया में, और अब वो वर्टिकली ग्रोथ करना उन्होंने शुरुआत कर दी है। यानी कि आप बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख पाएंगे शहरों के अंदर, या फिर घर भी जो हैं वो लगातार वर्टिकली बढ़ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जगह ही नहीं है। तो अब क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ जो है वो यहाँ पर बात करी है IAF के बारे में। IAF क्या है, इंडियन एयरफोर्स, और इंडियन एयरफोर्स ने HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी जो है उससे यहाँ पर SU-30 MKI एयरक्राफ्ट के 240 एग्रो इंजन्स को खरीदने की अप्रूवल दिया है। और ये ही हमने देखना है कि कैसे ये 60% इंडिजीनियस यहाँ पर जो कंटेंट होगा वो इंजन के अंदर लगाया जाएगा, और ये हमारे कौन से एयरप्लेन में होगा, ये आएगा हेलीकॉप्टर के अंदर MKI SU एयरफोर्स के अंदर में। तो ये हम देखेंगे। इसको कोरातपुर डिवीज़न जो हाल की है वो बनाकर देगी, अभी तो नहीं होगा। 26,000 करोड़ रुपए उनको देने पड़ेंगे 204 एयर इंजन के ऊपर, हम देखेंगे। और ये पूरे के पूरे जो यहाँ पर एयरक्राफ्ट है उसको भी प्रोक्यूर करेगी, कैबिनेट कमेटी ने इनको ये बोला है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है यहाँ पर रियल वर्ल्ड GIS लेयर एंड डाटा के बारे में। तो GIS जो होती है वो होती है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ध्यान रखना है कौन कर रहा है ये, NHAI। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो लगभग 100 टोल प्लाजा होंगे जिनको ट्रैक करेगी GIS बेस्ड सॉफ्टवेयर से, जो कि नेशनल हाईवेज की जो ट्रैफिक होती है उसकी सीमलेस मूवमेंट करवा पाएगा। और ये लेयर आप देखिए कि रियल वर्ल्ड कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन GIS के अंदर जो कि एक सैटेलाइट की तरीके से सॉफ्टवेयर बनकर वहाँ सैटेलाइट से पूरा डाटा
डाटा ले रहा है, देख रहा है, पहले वो ऊपर की तरफ देखेगा, फिर नीचे देखेगा, अलग अलग लेयर्स में इसको बता देगा, रूट्स को आपको दिखा देगा, बाउंड्रीज दिखा देगा। तो इस तरीके से ये पूरे डाटा जो है वो ऊपर से यहाँ पर हमें दिखा देता है। जीआईएस जो है वो लार्ज अम्ब्रेला है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज़ का, जिसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड टूल्स को मैपिंग के लिए और चीज़ों को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि क्या क्या इवेंट कब कब अर्थ पे हो रही हैं। जीआईएस डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा मैप के ऊपर दिखा सकता है, जिसमें स्ट्रीट बिल्डिंग, वेजिटेशन सब कुछ आ जाता है। इंडिया के अंदर अलग अलग जीआईएस सिस्टम है, जैसे परिवेश नाम का है, ई ग्रीन वॉच हम देखेंगे, वन अग्नि जियो पोर्टल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा बनाया गया है, ग्राम मानचित्रा यानी कि हिंदी में आप देखेंगे मैपिंग को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करेगा ग्लोव के बारे में। तो ग्लोव यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम इंडिया बना रहा है। सेंटर ने अभी इनिशिएट किया है EWS यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को। 188 क्रिटिकल ऐसी लेक हैं इंडिया के नॉर्दर्न हिमालयन रीजन के अंदर में, जो कि 2023 सिक्किम डिजास्टर जैसे हुआ था। सिक्किम के अंदर हम देखते हैं सिक्किम तीस्ता जो रिवर थी और तीस्ता 3 जो डैम था वो टूट गया था पूरा का पूरा। वैसा कुछ अब ना हो, अगर ऐसा कुछ होने वाला हो, ग्लोव होने ही वाला, तो हम क्या करें, पहले ही उसको अर्ली वार्निंग हो ताकि चीज़ों को हम संभाल पाए। तो आप लोगों को पता है ग्लेशियर लेक यानी कि ग्लेशियर के पिघलने की वजह से, और ये इतना डिप्रेशन कैसे होता है, क्योंकि जब ग्लेशियर मूव करता है, चलता है, तो अपने साथ में वो चीज़ों को इरोड करते हुए भी चलता है। इतना बड़ा ये ग्लेशियर है, क्रिस्टलाइज हो चुकी है स्नो इसके ऊपर पड़ती है, तो स्नो पड़ती है तो हम देख पाएंगे कि वो हार्ड होने लगती है, आइस बनने लगती है। जब वो मूव करेगा तो नीचे के जो ये सरफेस हैं वो क्या करने लगेंगी, डेब्रीज वगैरह हो के साथ में चलने लगेंगी। हो सकता है कभी बहुत बड़ा टुकड़ा भी साथ में चला जाए। तो लेक वगैरह जो डिप्रेशन का एरिया है वो खुद भी नेचुरल भी हो सकता है। वहाँ पर ये लेक जब पानी पिघलता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो वो पानी बन जाता है। जब ये ज़्यादा मात्रा में होता है या रेन वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो ये फ्लड का एरिया बाहर आ सकता है, और बाहर आकर ये जो त्रासदी है वो भी फैला सकता है। तो ऐसी क्रिटिकल लेक है जिससे नुकसान हो सकता है। इसी वजह से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इंडिया की, उन्होंने पहली लेक जो बताई है अभी, वो है लेक तेंचुंगा लेक, जो कि सिक्किम में ही है, और उसको पहली बार ग्लोव EWS मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें ये जो पूरा काम करने वाली है, इसमें NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये तीनों ही एक साथ मिलकर ऑन ग्राउंड असेसमेंट जो होंगे वो करेंगे और इस मिशन का काम करेंगे। तो तीनों को याद रखना है, NDMA, इसरो, SDMA। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए। कौन कौन सी सिटीज़ में ये जो लेक है ग्लेशियर लेक पाई जाएंगी। सीधी सी बात है, ग्लेशियर कहाँ पर होगा, जहाँ पर ठंड होगी। ठंड कहाँ पर होगी, जहाँ पर एल्टीट्यूड भी ज़्यादा होगा। वो कहाँ पर दिखाई देता है, हिमालय के पास में। तो हिमालय की कौन कौन सी स्टेट हो सकती हैं, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो ये जो पूरा रीजन है जो कि शिवालिक रेंज से ऊपर वाला है, इस पर हम इनको देख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा है वुड वाइड वेब के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था, तो मुझे लगा आप लोगों को UPSC ऐसा पूछ सकती है, तो इसीलिए हमने क्या करना है, बहुत प्यार से इसको समझ लेना है एक बारी। ये कह रहा है कि जैसे हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे के पास में जाते नहीं हैं लेकिन थ्रू इंटरनेट, वैसे ही हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं फ्रिक्वेंसीज की वजह से, वेव्स की वजह से। वैसे ही ट्रीज और जो प्लांट्स होते हैं ना, उनका भी खुद का नेटवर्क होता है, जिसको फंगाई वगैरह भी आ जाती हैं। ये रूट्स के माध्यम से भी, देखिए इनकी रूट्स मिल भी नहीं रही हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी इनमें कम्युनिकेशन हो जाता है। इस ट्री को पता है इस ट्री के बारे में, क्योंकि इनका ट्रीज का भी न्यूरॉन सिस्टम होता है, राइट। इसी वजह से बोला जाता है कि ट्रीज को भी नहीं काटना चाहिए। तो इसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है वुड वाइड वेब का। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब होता था ना हम लोगों का इंटरनेट का, विकिपीडिया के ऊपर www आप देखेंगे हमेशा किसी वेबसाइट के ऊपर, वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वही अब वुड वाइड वेब कर दिया गया है कि लकड़ी से भी, क्योंकि ये भी फंगई जैसी चीज़ों से यहाँ पर कम्युनिकेशन कर देते हैं, मैसेज इनके जो हैं वो जाते रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट एक हमारा है। इसमें जो अंडरग्राउंड फंगल थ्रेड्स होती हैं, जिनको माइसीलियम बोला जाता है, वो रूट्स के साथ में प्लांट्स के कनेक्ट होती हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह शेयर करने में मदद करती है, या कम्युनिकेशन बातचीत करने में मदद करती है केमिकल सिग्नल्स की वजह से। ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं हमारी तरह, उनका अलग तरीका है, तो वो हमें ये याद रखना होगा।
नेक्स्ट चलते हैं मैपिंग के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रुनई को। देखिए ब्रुनई जो है ये हम एक आइलैंड ग्रुप को देख पाते हैं जो कि बंदर सैरी भागवान कैपिटल के साथ में हमें साउथ चाइना सी के साथ में मिलता हुआ दिखाई देता है। बात करें तो अभी जो पीएम ऑफ इंडिया है वो पहली बार बायलैटरल विजिट करने वाले हैं ब्रुनई में। हम पॉलिटिकल फीचर ही हम इसका देखेंगे तो लोकेशन देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में दिखाई दे रही है। दो अनकनेक्टेड पार्ट्स हमें इसके दिखाई देते हैं, एक हमें दिखाई देता है यहाँ पर और दूसरे पार्ट्स को भी हम इसमें देख पाते हैं, तो कनेक्टेड नहीं है, इसी वजह से इनको अनकनेक्टेड बोला जाता है। एक वेस्ट ब्रुनई हो गया, एक ईस्ट ब्रुनई हो गया। इनके बीच में हमें लिबांग वैली जो है वो दिखाई देती है जो कि मलेशिया की है, राइट। चलिए अब हम देख पाते हैं कि इसके अंदर हम कैसे एक नदर्न कोस्ट को देखेंगे और इसी वजह से इनको आइलैंड ऑफ बोर्नियो भी बोला जाएगा। बॉर्डर जो है इसका वो साउथ चाइना सी से ऊपर कोस्ट लाइन इसकी लगती है और ये पूरा का पूरा मलेशियन स्टेट जो है सारावाक उससे मैच करता है, तो पूरी की पूरी ये मलेशिया नीचे आप देखेंगे और ये पूरी इसकी जो 3 भाग है वो उसके साथ में बॉर्डर शेयर कर रही हैं। इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये कॉमनवेल्थ एंड आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है उन दोनों का ही मेंबर है। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो नैरो कोस्टल प्लेन हमें दिखाई दे रहा है नॉर्थ के अंदर, कुछ रग्ड सी हमें यहाँ पर हिल्स दिखाई देंगी। हाईएस्ट पीक इन हिल्स में इसके पैगोन पीक है। मेजर रिवर्स की बात करें तो हम यहाँ पर बेलेट को देख पाएंगे, तुतोंग रिवर, लिम्बोंग रिवर यहाँ पर है और ज़रूरी नहीं आप इन सब रिवर्स को ध्यान रखेंगे या याद रखेंगे। देखिए मेरा बताने का मतलब ये होता है कि अगर आप 1-2 बार सुन लेंगे ना इनको, तो अगर प्रीलिम्स में सवाल आता है और वो एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है टोपोग्राफी के अराउंडिंग में, तो आपको बस थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कुछ भी आपके लिए छोड़ती नहीं हूँ और हम करने वाले हैं पादारून जो एक रिवर है इसके अंदर, उसको भी देख रहे हैं। क्लाइमेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी। जब आप देखेंगे कि क्लाइमेट से कितने सवाल पूछे जो हैं वो गए हैं, क्लाइमेटोलॉजी से कितने पूछे गए हैं, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। क्लाइमेट यहाँ पर मिलता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो कि मॉनसून सिस्टम से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है, तो क्योंकि इक्वेटर के बीच से हम इसको देख पाएंगे, पास में देख पाएंगे, तो वैसा ही हमें ये दिखाई भी देता है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे जिनके साथ में लोकेशन शेयर नहीं हो रही है, यहाँ पर थाईलैंड है, कंबोडिया है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ इधर पैसिफिक ओशन है, इधर इंडियन ओशन है, यहाँ पर हम इंडिया को भी देख पाएंगे। चलिए अब चलते हैं वोकैबुलरी ऑफ डे के साथ में। और मुझे कल बाद में पता चला वीडियो अपलोड होने के बाद कि मेरा माइक जो था वो इस समय पर बंद हो गया था और जो भी मैं आपको पढ़ा रही थी वो आप समझ नहीं पाए थे। देखिए एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था तो मैं दोबारा आज उसी को लेकर आ गई हूँ। ये जो शब्द है वो है डी हाइफनेट। डी हाइफनेट शब्द होता क्या है, ये IR में इम्पोर्टेंट बहुत हो गया था। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन जब हम पढ़ते हैं ना तो हाइफनेट एंड डी हाइफनेट दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जब 2 कंट्री आपस में के जो कि एडवर्सरियल रिलेशनशिप है उनका जब बात कर रही हैं तो तीसरी कंट्री जो दोनों कंट्री के साथ में कहीं ना कहीं उसके संबंध है वो बीच में ना आए, इंडिपेंडेंट पेंडर रहे, उसको बोला जाता है डी हाइफनेट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया डी हाइफनेटेड रहा पॉलिसी के बीच में जब इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू आया। ना हम इजराइल के साथ खड़े हुए ना ही हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए, क्योंकि हमारा दोनों के साथ में अच्छे संबंध थे। ऐसा यूएसए इंडिया का भी केस आप देखेंगे कि कैसे यूएसए पहले जो पाकिस्तान के साथ में होता था वो अपने आप को डी हाइफनेट कर लेता है क्योंकि इंडिया के साथ में उसके जो रिलेशन है वो पिछले बीते दशकों से कुछ 1-2 दशक से काफ़ी बेहतर हो गए हैं। शब्द का इस्तेमाल न्यूज़पेपर में किया गया था और अगर कोई साइड लेगा तो अगर यूएसए या फिर इंडिया जो है वो मान लीजिए इजराइल की साइड ले लेता तो क्या होता, इंडिया ने अपने आप को हाइफनेट किया किसके साथ में, इजराइल के साथ में। समझ गए हैं। अब हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल किया गया था राइट वीज के केस में कि कैसे दोनों को एक दूसरे के साथ में मिलाकर पढ़ा जाता है कि बहुत अच्छे हैं ये तो। लेकिन ये आर्टिकल आया हुआ था कि जो टाइम है वो आ गया है अब राइस और वीट को डी हाइफनेट करने का, क्योंकि राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और वीट का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया की डिमांड के हिसाब से कम हमने होते हुए देखा था। दोनों सीरियल्स जो हैं उनके ग्रेन्स उनमें इश्यूज आ गई हैं टुडे और ये फोर्सिएबल फ्यूचर में तो और ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज की वोकेबलरी और थैंक यू सो मच, क्योंकि कॉन्सेप्ट था, टाइम ज़्यादा लगा, इसी वजह से एक ही शब्द करवाया। मैं आप लोगों को 2-3 वर्ड्स जो हैं वो करवाती हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ। 5-6 वोकेबलरी के जो वर्ड्स होते हैं पढ़ा करिए उनको, 2 मिनट देने से कहीं नहीं आपका समय ख़त्म हो जाएगा। उनको पढ़ें, याद रहेंगी, बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हमने कितना एडवांसमेंट जो है वो कर लिया है। तो लगे रहिए।
खैर मैं चलती हूँ, वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गई है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, बता दीजिए अपने दोस्तों को, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरे भी जो अपना परिवार है छोटा सा डिजिटल फैमिली, वो बढ़ती जाएगी। तो खैर अभी मैं चलती हूँ, आप लोग पढ़ते रहिए, कल सुबह मिलेंगे सुबह, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल